अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूअर्स के कीअं हो ख़ैरियत सां आहियो कीअं थी रही आहे शुरुआत अॼोके ॾींहं जी। अच्छा जी, अॼोको ॾींहुं जीअं तव्हां मां बख़ूबी सुञाणो था त शुरुआत आहे, मंडे आहे। शुरुआत जॾहिं बि वीक जी थींदी आहे, मंथ जी थींदी आहे, त ज़रूरु कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं शामिलु करण जी कोशिशि कंदी आहियां जेके ॾींहं जी शुरुआत में, जेके तव्हांजी मंथ जी शुरुआत में, तव्हांजे हफ़्ते जी शुरुआत में कुझु तव्हांखे हेल्प आउट कनि। पर जी अॼु अफ़सोस सां कुझु अहिड़ियूं ॻाल्हियूं मूंखे शुरू में सुबुह जो शामिलु करणियूं पियूं पवनि जेके ज़ाहिरा हुशियारु ॻाल्हियूं न आहिनि। असां हिते एक्चुअली मूंखे सम्झ में अचे त मां स्टार्ट किथां कयां, बिकॉज़ यस्टरडे वॉज द 7th मैच पाकिस्तान ऐं इंडिया जो, ऐं कॉन्टिन्यूअसली इन अ रो 7th मैच असां हारियो आहे इंडिया खां। इंटरनेशनल मैचिस असां हारिया आहिनि ऐं हिन सीज़न जो सेकेंड मैच जेको असांखे लॻो त शायदि असां इहो मैच जीते, शायदि पंहिंजो उहो तमामु जेके कोताहियूं जेके पोएं मैच में असां कयूं उन खां असां ॿाहिरि अची वेंदासीं। बट जी इन खां किसो बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ हो। असां कल्ह बि हारायोसीं, बट हिकु सुठी ॻाल्हि जेका असांखे कल्ह के मैच में नज़र आई, दैट इज़ त एटलीस्ट असांजा जेके बैटर्स आहिनि, असांजा जेके क्रिकेटर्स आहिनि, उन्हनि फाइट कयो। एटलीस्ट देयर वाज़ समथिंग जेको ॾिसण जे लाइ हो, देयर वाज़ समथिंग वे वी कैन टॉक अबाउट। इहो एटलीस्ट इहो ज़रूरु हो। बट शायदि असां थोरो सो पंहिंजी पोज़ीशन थोरी सी वधीक संभालियूं। हा, ज़ाहिर आई एम नॉट एक्सपर्ट, बट मां जॾहिं इहे सभु शयूं ॾिसी सघां थी त एक्सपर्ट केतिरो कुझु ॾिसंदो, मां इहो सोचे रही आहियां। त असां अगरि थोरो सो पोज़ीशन पंहिंजी स्टार्टिंग वारो जेको टाइम हो जंहिंमें असां ॾाढो सुठो परफॉर्म कयो, अगरि उहा ई असां पंहिंजी स्ट्रैटेजी एंड तक रखूं हा त शायदि असां जेका गेम आहे उहा पंहिंजे हथ में करे वञूं हा। बट ईअं बिल्कुलु न थियो। ऑब्वियसली इन खां शयूं डिफरेंट थियूं। हिन वक़्तु बि अगेन असांखे हिकु ॿियो चांस मिली सघे थो फाइनल में। अगरि पाकिस्तान पंहिंजा मैचिस जीती वञे, इंडिया पंहिंजो मैचिस जीती वञे, त असांखे हिकु ॿियो चांस मिली सघे थो त असां वराए सां पाकिस्तान ऐं इंडिया जो उहो मैच ॾिसी सघूं। पर उन खां पोइ छा असांजी परफॉर्मेंस हूंदी, इहो हिकु वॾो क्वेश्चन मार्क आहे जंहिंजे बारे में एक्चुअली हिकु सोचणु खपे। पर ख़ैर उहो असां तॾहिं ॻाल्हाईंदासीं जॾहिं ज़ाहिर डिफरेंट मैचिस थी वेंदा। ॿई जेके टीम्स आहिनि उहे पंहिंजा मैच जेके स्केड्यूल मैच आहिनि, इहे जेके टॉप 4 जा स्केड्यूल जेको सुपर 4 जंहिंखे चयो पियो वञे, उन जेके मैचिस आहिनि, अगरि ॿई टीमूं जीती थी वञनि त असांखे फाइनल हिन दफ़े हिन जेको एशिया कप जो आहे उहो पाकिस्तान ऐं इंडिया जे विच में नज़र ईंदो। ऐं उहो कीअं हूंदो, बिकॉज़ ज़ाहिर दिलि आहिस्ता हाणे जेका आहे, हालांकि पाकिस्तान डिफरेंट जेके असांजूं जेके कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि खां मैच जीतंदो आहे त ख़ुशी बि थींदी आहे। पर जॾहिं वरी इंडिया ऐं पाकिस्तान जो मैच थींदो आहे ऐं उन में पाकिस्तान मैच हारे वेंदो आहे, जेको गुज़िरियल काफ़ी टाइम खां थी रहियो आहे, 7ों मैच 7th मैच इन अ रो। मतिलबु हिते त असां हाणे मूंखे लॻे थो हाणे प्रिडिक्शन बि असांजी इहा ई थियणु लॻंदी त जी पहिरीं जॾहिं का बि जेका टीम आहे, के बि ॿ टीमूं जॾहिं मैच खेॾणु वेंदियूं आहिनि त प्रिडिक्शन कॾहिं बि 100% जी न हूंदी आहे, हमेशह 50-50% जी हूंदी आहे। पर मूंखे लॻे थो हेतिरनि मैचिस हाराइण खां पोइ, कॉन्टिन्यूअसली हेतिरनि मैच हाराइण खां पोइ, हाणे मूंखे लॻे थो शायदि प्रिडिक्शन्स बि अहिड़ियूं अचणु लॻंदियूं त जी पाकिस्तान न जीतंदो, इंडिया ई जीतंदी। बट जी एटलीस्ट असां घटि में घटि असां फाइट कयो। इहो ॾाढो हिकु सुठी ॻाल्हि हुई। अगरि इहा ई फाइटिंग असांखे असांजे बॉलर्स में बि नज़र अची वञे हा त शायदि जेको मैच असां कल्ह ॾिठो इन खां कुझु डिफरेंट असांखे नज़र अचे हा। बट जी ख़ैर जेको थियो सुठो थियो। गेम आहे, ज़ाहिर आहे कि हिकिड़े खे हारणो आहे, ॿिए खे जीतणो आहे, इहो त गेम जो उसूल आहे। बट एटलीस्ट असांजे प्लेयर सुठो खेॾियो त उहा मायूसी न आहे जेका लास्ट में हुई। पर हा, थोरी घणी इहा ज़रूरु मायूसी आहे त लास्ट जॾहिं एॾो कुझु असां ॾिठो उन खां पोइ शायदि असां वटि असां जीते सघूं पिया, शायदि असांजो चांस जेको आहे जीतण जो जेको आहे उहो वधीक हो। ख़ैर जी दुआ कयो अॻियां जेके मैचिस आहिनि उहे सुठा थियनि, प्यारा थियनि। ऐं जीअं अक्सर पाकिस्तान ऐं इंडिया जो मैच न बि हूंदो आहे, पर जॾहिं वर्ल्ड कप्स थींदा आहिनि, एशिया कप्स थींदा आहिनि, त असांजी तमामु जेका आवाम आहे उहा इन दुआ में हूंदी आहे त जी इंडिया जी हारी वञे, ताकी इंडिया एटलीस्ट जेको आहे उहो फाइनल्स में न पहुचे। बट छा थिए थो छा नथो थिए इहो वक़्तु ई ॿुधाईंदो। अॻियां वधंदे वक़्तु जो जेको तक़ाज़ो आहे उहो हिन वक़्तु इहो आहे त कुझु ॿियनि ॻाल्हियुनि जे बारे में ज़रूरु ॻाल्हाइजे। कल्ह को ॾींहुं जेको गुज़री वियो, कल्ह को गुज़िरियल ॾींहुं हिकु पाकिस्तान जो उहो नालो, पाकिस्तान जो उहो आवाज़ु, पाकिस्तान जो उहो प्यारो आवाज़ु, उहो मधुर आवाज़ु, जिन न सिर्फ़ु पाकिस्तान खे खोड़ सारा गाना ॾिना बल्कि नग़मा ॾिना। उहे नग़मा जेके उन टाइम ते पाकिस्तानियुनि खे मिलिया, उन्हनि टाइम ते पाकिस्तानी अफ़वाज खे उन्हनि जो जज़्बो जेको आहे उहो बुलंद करण जे लाइ जेके नग़मा लिखिया विया ऐं उहे ॻाया विया ऐं उहे रेडियो पाकिस्तान तां नशर कया विया,
मां मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां जी ॻाल्हि करे रही आहियां। कल्ह उन्हनि जी बर्थ एनिवर्सरी हुई ऐं जॾहिं बि उहे ॾींहं ईंदा आहिनि जंहिं ॾींहं ते उहो ज़ाहिर आहे उन्हनि जा जॾहिं डेज़ ईंदा आहिनि त ज़ाहिर आहे तमामु जेके असांजा उन्हनि जा परिस्तार आहिनि जेके हिन वक़्तु बि आहिनि उहे पाण हली वियूं आहिनि, पर उन्हनि जो आवाज़ु अॼु बि हर जॻह ते जादू करे रहियो आहे। त ज़ाहिर आहे उन्हनि जी यादि जेका आहे उहा दोबारा थी वेंदी आहे। हूअं त उन्हनि जी यादि कॾहिं वेंदी कोन्हे, पर जॾहिं बि अहिड़ा डेज़ ईंदा आहिनि त ज़ाहिर आहे अञा वधीक असां मिस कंदा आहियूं पंहिंजी उन आवाज़ खे जिन न सिर्फ़ु इंटरटेनमेंट में बल्कि असांजो अफ़वाद जो बि जेको हौसलो आहे पंहिंजे नग़मनि सां बुलंद कयो हो। त कल्ह उन्हनि जी बर्थ एनिवर्सरी हुई, उहो बि शामिलु करणु ॾाढो ज़रूरी हो। गॾोगॾु डिफरेंट शयूं असांखे डिफरेंट जॻहियुनि ते नज़र अचनि पियूं। डिफरेंट जेके अलर्ट्स आहिनि उहे गवर्नमेंट जी तरफ़ां जारी कया पिया वञनि। तव्हां मां बख़ूबी सुञाणूं था त हिन वक़्तु शायदि असांजे अरीब क़रीब असांखे बरसाति नथी नज़र अचे, पर उनजा जेके असरात आहिनि उहे हिन वक़्तु बि जॻह जॻह असांखे नज़र अचनि था। न सिर्फ़ु सिंध, ओवरऑल पाकिस्तान जॾहिं मां ॻाल्हि कयां थी सैलाबी उन्हनि इलाइक़नि जी ॻाल्हि कयां थी जेके मुतासिर इलाइक़ा आहिनि उहे जॾहिं मूंखे नज़र अचनि था उन्हनि जॻहियुनि ते डिफरेंट शयूं डिफरेंट तरीक़े सां नज़र अची रहियूं आहिनि। बीमारियूं जेके आहिनि उहे अॻियां वधी रहियूं आहिनि, बीमारियूं जेके आहिनि उहे वधीक जनम वठी रहियूं आहिनि। हिकु वॾो ख़तरो असांखे आहे हिन वक़्तु जेको असां फाइट करे रहिया आहियूं उहो डेंगी जो आहे। बिकॉज़ ज़ाहिर आहे जॾहिं बि तव्हांखे अहिड़े इलाइक़े में रहंदा आहियो जंहिं इलाइक़े में तव्हांखे डिफरेंट शयूं मिली रही हूंदियूं आहिनि, तव्हांखे सैलाब जो पाणी, उनखां पोइ ज़ाहिर रिहाइश जेको तव्हांजो नॉर्मल तरीक़ो आहे उहो हिन वक़्तु न आहे, माण्हू कैंप्स में आहिनि, त ज़ाहिर आहे उन तरीक़े जी ख़ुराक तव्हांखे न पई मिले जेको तव्हां अगरि को ख़ुदा न ख़ास्ता कंहिं परहेज़ ते आहे त उनखे उहा परहेज़ी शइ न पई मिले त ऑलरेडी किसो एतिरो मुश्किल हूंदो आहे। उनखां पोइ वरी जॾहिं पाणी बीठल हूंदो आहे, बीठल पाणी सां गॾु खोड़ सारियूं बीठल बीमारियूं बि हूंदियूं आहिनि जेके माण्हुनि ताईं पहुचंदियूं आहिनि। त हिन वक़्तु डेंगी जो हिकु वॾो नंबर आहे जंहिंसां असांजो तमामु मुल्क फाइट करे रहियो आहे। ऐं डेंगी तव्हांखे ख़बर आहे त हिकु हाणे जेतिरो स्ट्रॉन्ग थी असां वटि ईंदो आहे त ईअं लॻंदो आहे को लाइफ थ्रेटनिंग डिज़ीज़ आहे जेका असांखे मिली रही आहे। हिन वक़्तु तमामु हॉस्पिटल्स करीब जा स्पेसिफिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स डेंगी जे पेशेंट सां भरिया पिया आहिनि। त असांखे उन्हनि जो बि ख़्यालु रखिणो आहे। जेके माण्हू जंहिं हद ताईं उन्हनि माण्हुनि सां जेको आहे कनेक्ट थी सघनि था, उन्हनि माण्हुनि सां मिली सघनि था, उहे अगेन एंड अगेन, मां हमेशह पंहिंजे प्रोग्राम में चवंदी आहियां त ज़रूरु असां वटि उहो जज़्बो आहे त असां पंहिंजे प्यारनि जो चाहे हूअं कंहिंखे पुछूं न पुछूं, पर जॾहिं बि मुल्क तकलीफ़ में हूंदो आहे त असां सभु हिकु हूंदा आहियूं। त जेके माण्हू जिथे हिते पहुची सघनि था ज़रूरु पहुचो। डोनेशन हिकु वॾो नंबर आहे पाकिस्तानियुनि जो जेके डोनेशन्स जेके आहिनि उहे करे रहिया हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि डोनेशन्स खे सही नमूने पहुचाइणु इहो बि हिकु मूंखे लॻे थो आम शहरी जो फ़र्ज़ु आहे जेको ॾाढो ज़रूरी आहे। प्लस हिकु नंढी शइ जेका आम श्योर त डिफरेंट वीडियोज़ में असांखे नज़र बि आई त जेके माण्हू डोनेट कंदा आहिनि उहे अहिड़ियूं शयूं डोनेट करे रहिया हूंदा आहिनि जेके शायदि पाइण जे क़ाबिल बि न हूंदियूं आहिनि या जेके कंहिं इस्तेमाल जे क़ाबिल न हूंदियूं आहिनि। त असां कुझु डोनेट बि करे रहिया आहियूं, जिन खे डोनेट करे रहिया आहियूं इहा असांखे ॻाल्हि एज़ अ ज़िमेदार पाकिस्तानी हिनखे सम्झणो आहे त जिन खे असां डोनेट करे रहिया आहियूं, जिन जे लाइ असां डोनेट करे रहिया आहियूं, उहे माण्हू आहिनि जेके पंहिंजे घरनि वारा माण्हू आहिनि, हिन वक़्तु मजबूरन ज़ाहिर आहे उहे हिकु कैंप वारी ज़िंदगी गुज़ारे रहिया आहिनि। त ज़ाहिर आहे उन्हनि खे असांजी मदद जी ज़रूरत आहे ऐं असां सभु ज़ाहिर आहे हिकु आहियूं त उन्हनि खे असां मदद करे रहिया आहियूं। अदरवाइज़ दे आर एक्ज़ैक्टली द सेम ह्यूमन बीइंग जीअं तव्हां ऐं मां आहियूं। त उन्हनि ताईं उहे शयूं पहुचायो जेके पहुचाइण जे क़ाबिल हुजनि, न ई उहे शयूं जेके तव्हांखे घर जी डस्टिंग में या मॉपिंग में इस्तेमालु करणु खपनि उहे तव्हां उन्हनि ताईं पहुचाए। इन जो बि ज़रूरु ख़्यालु रखो। अॻियां वधंदे प्रोग्राम में तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त जी डिफरेंट जेके साथी हूंदा आहिनि हिन सां गॾु प्रोग्राम में, उन्हनि मां हिकु साथी GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आहे। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जी जॾहिं मां ॻाल्हि कयां थी त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जेको आहे उहो पंहिंजा मार्केट में खणी आयो आहे। DHA फेज़ 1 जहिड़ी प्राइम लोकेशन ते अची रहियो आहे क्रीक गोल्ड सेंटर जेको तव्हांखे लग्जरी अपार्टमेंट्स ॾेई रहियो आहे। 3, 4 ऐं 5 कमरनि जा अपार्टमेंट्स आहिनि जेको क्रीक गोल्ड सेंटर तव्हांखे ऑफर करे रहियो आहे। डाउन पेमेंट जंहिंजी तव्हांखे 20 लख रुपया ॾियणी आहे, मंथली 1 लख रुपयो ॾियणो आहे ऐं क्रीक गोल्ड सेंटर में तव्हां पंहिंजो अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। क्रीक गोल्ड सेंटर में शॉप्स बि मौजूदु आहिनि। इनिशियली जी तव्हांखे ॾियणा आहिनि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 3.5 लख रुपया मंथली, तव्हांखे 25,000 रुपया ॾियणा आहिनि ऐं तव्हां क्रीक गोल्ड सेंटर में पंहिंजो शॉप बि बुक कराए सघो था। गॾोगॾु जी ॻाल्हि कयूं था
हिकु कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी जी प्रीमियम ब्लॉक जी शक्ल में अची रहियो आहे। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तव्हांखे ॾेई रहियो आहे हिकु कम्युनिटी स्टाइल रेजिडेंसी प्रीमियम ब्लॉक जी शक्ल में, जंहिंमें घर ऐं प्लॉट्स मौजूदु आहिनि। त जी जेकॾहिं तव्हां उहे घर या प्लॉट्स हासिलु करणु चाहियो था, तव्हांखे मंथली 20,000 रुपया ॾियणा आहिनि ऐं प्रीमियम ब्लॉक में तव्हां पंहिंजो घर या पोइ पंहिंजो प्लॉट हासिलु करे सघो था। गॾोगॾु जी अॻियां वधंदे तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं मलीर कैंट जहिड़ो ज़बरदस्त इलाइक़ो, मलीर कैंट जहिड़ो ज़बरदस्त इलाइक़ो उनजे क़रीब खोखरापाड़ मेन रोड ते अची रहियो आहे MTR 1 चेज़ मॉल। MTR 1 चेज़ मॉल में तव्हां फ्यूचर में सरमायाकारी करे सघो था। हिकु बहितरीनु मौक़ो जेको GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तव्हांखे ॾेई रहियो आहे। इनिशियली तव्हांखे ॾियणा आहिनि, इनिशियली तव्हांखे उन शॉप जे लाइ पे करणा आहिनि 2 लख रुपया मंथली, 5,500 रुपया पे करणा आहिनि ऐं तव्हां चेज़ मॉल में पंहिंजो शॉप बुक कराए सघो था। इन सां गॾोगॾु अची रहियो आहे नॉर्थ सिटी सेंटर। नॉर्थ सिटी सेंटर तव्हांखे ॾेई रहियो आहे सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट्स। इनिशियली तव्हांखे उनजे लाइ पे करणा आहिनि 3 लख रुपया मंथली, 15,000 रुपया पे करणा आहिनि ऐं नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजो सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट बुक कराए सघो था। गॾोगॾु नॉर्थ सिटी सेंटर में मौजूदु आहिनि जी शॉप्स बि तव्हांखे इनिशियली पे करणा आहिनि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 2 लख रुपया मंथली, 5,000 रुपया पे करणा आहिनि ऐं नॉर्थ सिटी सेंटर में तव्हां पंहिंजो शॉप बि बुक कराए सघो था। तमामु प्रोजेक्ट्स GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे बैनर जे हेठां ठही रहिया आहिनि। तमामु जेके प्रोजेक्ट्स आहिनि उहे 5 सालनि जी आसान किस्तुनि में ठही रहिया आहिनि। पेमेंट स्केड्यूल जेको आहे फ्लेक्सिबल आहे, त अॼु ई वञो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जी तरफ़, पंहिंजो शॉप, पंहिंजो अपार्टमेंट, पंहिंजो घर या पोइ पंहिंजो प्लॉट बुक करायो। वक़्तु आहे ब्रेक जो, जल्दी सां ब्रेक की तरफ़ हलूं था। इंशाल्लाह वापसि ई प्रोग्राम में खोड़ कुझु शामिल करणो आहे। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा जी महिमान सॼा असां सां गॾु आहिनि। महिमाननि जी तारीफ़ जी तरफ़ हलूं था। हिन तरफ़ असां गॾु जेका पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, सभिनी खां पहिरीं मुलाक़ात तव्हां सां अॼु असां हिकु एनवायरमेंटलिस्ट सां करायूं था, जंहिंजो शायदि ज़िक्र असां घटि कंदा आहियूं, पर उनजी वजूदगी जेका आहे उहा असांजी ज़िंदगियुनि में इलाही हद ताईं इलाही वधीक आहे। असां गॾु हिकु पर्सनैलिटी तशरीफ़ फरमा आहे, पाण जो कमु आहे उहो मैंग्रोव प्रोटेक्शन ते आहे। असां गॾु डॉक्टर कंवर नाज़िम साहिबा आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है? हाँ जी, जिंदगी बस दूसरों के लिए जीना और जीते रहना। जीते रहना जिंदगी है, ये सही बात है, जीते रहना जिंदगी है, बिल्कुल। अच्छा जी अॻियां वधंदे हिकु ॿी पर्सनैलिटी सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहे। पाण जो काफ़ी सालनि खां ताल्लुक़ एडवोकेसी सां आहे, हिकु एडवोकेट आहिनि पाण। सां गॾु एडवोकेट महनाज़ जान अफरीदी साहब आहिनि जेके तशरीफ़ फरमा आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कीअं हो? ख़ैरियत सां हो? ख़ुशि हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी कीअं है अफरीदी साहब? ज़िंदगी जो लाइफ है वो सर्व ह्यूमैनिटी है। असल ज़िंदगी की जो है वो ये है कि अगर आप इंसानियत की खिदमत करें, उनके लिए काम आए, तो वो ज़िंदगी है। सही सही। वैसे भी कहते हैं ना ज़िंदगी अपनी तो हर कोई जीता है, लेकिन जिंदा दिल वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है। तो ये वाकई हकीकत है। अच्छा इन सां गॾु शोभी भाई जेके आहिनि उहे मार्केट में अची चुका आहिनि। अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई, कीअं हो? ख़ैरियत सां आहियो? वालेकुम अस्सलाम। सलाम सिंध हो चुकी है पहले सलाम, लेकिन ये कि फिर भी हाँ कोई नहीं, देर है, दुरुस्त है। अब बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, क्योंकि एक झूठ के पीछे फिर 10 झूठ और बोलने पड़ते हैं। हाँ जी। तो हुआ ये कि ज़ाहिर है मंडे वर्किंग डे, हाँ, और बिल्कुल जिसे कहते हैं मौसम भी अच्छा, हल्की हल्की शावर भी हो रही थी। बिस्तर से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। हाँ, तो इस वजह से फिर हमने सोचा नौकरी कर ही लेते हैं यार। चलो कोई नहीं, कर ही लेते हैं। व्यूअर से माजरत, थोड़ा सा लेट हुआ, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ शामिल ज़रूर चले आए तो नौकरी तो कर लेंगे कम से कम। शोभी भाई नौकरी तो करनी पड़ेगी। क्या शामिल कर रहे हैं जल्दी से? इंशाल्लाह मेहमाननि सां खोड़ सारी ॻाल्हियूं करियूं पर उन खां पहिरीं जेको आहे सो शोभे जा आवाज़ शामिल था करे वेठो। तो मेरा दिल कर रहा है, एक बड़ी खूबसूरत सी धमाल है जो 90s में बड़ी हिट हुई, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब लेट मरहूम, उनकी गाई हुई। मैं फिर वही कहूँगा कि वैसा हम नहीं गा सकते, लेकिन उनकी मेलोडीज़, उनकी कंपोजिशन इतनी प्यारी थी कि हमें बड़ा सीखने को मिलता है उससे। तो वही शेयर करता हूँ आपके साथ। एक विरद है दम दम अली अली, ओ सखीलाल कलंदर मस्त मस्त, झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त, दम मस्त कलंदर
मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त इको विरद है दम दम अली 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 एक विरद है दम दम अली अली सखीलाल कलंदर मस्त मस्त झूलेलाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त रब ने किन्ने शान बनाए बेकर्माते कर्म कमाए रब ने किन्ने शान बनाए बेकर्माते कर्म कमाए जेड़ा भी तेरे दर ते आया होवे कदी ना खाली जाए एक विरद है दम दम अली 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 एक विरद है दम दम अली अली सखीलाल कलंदर मस्त मस्त झूलेलाल कलंदर मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त शाना उचिया तेरिया पीरा होवे कदी हनेरिया पीरा शाना उचिया तेरिया पीरा होवे दूर हनेरिया पीरा असाते तेरिया पीरा होवे कदी ना मुश्किल पीरा एक विरद है दम दम अली 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 एक विरद है दम दम अली 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 एक विरद है दम दम अली सखीलाल कलंदर मस्त मस्त झूलेलाल कलंदर मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त एक विरद है दम दम अली अली एक विरद है दम दम अली अली सखीलाल कलंदर मस्त मस्त झूलेलाल कलंदर मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर ज़बरदस्ती। अच्छा, सुबह सुबह जो स्पेशली शो भाई मंडे के दिन बड़ी ज़रूरत होती है म्यूज़िक की। हमें ऐसा लगता है सुबह नहीं हो रही, ऐसा ही है एग्जैक्टली। मंडेज मेरे ख्याल है सबके ऐसे ही गुजरते हैं हॉलीडे। हाँ, वो न जाने क्यों। हालांकि लोग कहते हैं कि आप गैप के बाद, आप बड़ी रिसर्च है, सर्विस हैं कि आप जब भी आप गैप के बाद दोबारा काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको और ज़्यादा पुरजोश नमूने। हमारे साथ उल्टा मसला है, हम और सुस्त हो जाते हैं। हम कहते हैं काम कराते रहे तो हम फ्लो में रहते हैं, जहाँ गैप आता है वहाँ हम सुस्त हो जाते हैं, तो गैप नहीं चाहिए होता हमें। खैर जी, ज़रा प्यारी प्यारी बातें प्रोग्राम में जो है सो वो शामिल करनी जेका शुरुआत है वो कयूं था सभी का बेहतर तहाई तरफ अचण चाहिए। और कमल साहब ज़रूर ये जानना चाहूँगी, पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो काम इस वक्त हो रहा है मैंग्रोव्स पे, डिफरेंट चीज़ें हो रही है, ज़रा मुझे बताएं और आम अल्फाजों में अपने नाज़रीन को समझाना चाहती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे लिविंग के लिए, और कितना इम्पोर्टेंट हम कैसे उसमें अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। महविश देखिए, काम तो मैंग्रोव से अगर मैं बात करूं तो कोई ख़ास नहीं हो रहा है, जैसा होना चाहिए।
देखिए प्लांटेशन हो रही है, बहुत सारी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन ये जो मैंग्रोव है ना, ये पूरा एक इकोसिस्टम है। इसमें सिर्फ आपको प्लांट नहीं करना है, उसके बाद उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको एक दरख्त बनाना है, और फिर उस पे जो एसोसिएटेड स्पीशीज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स की हों, दूसरे प्लांट्स हों या दूसरे एनिमल्स हों जो इस पर डिपेंडेंट हैं, उनको सिक्योर करना है, उनको कंजर्व करना है, पूरा इस इकोसिस्टम को कंजर्व करना है, जो मैं नहीं समझती कि जैसे पूरी दुनिया में हो रहा है वैसे पाकिस्तान में हो रहा है। इवन पाकिस्तान जो है वो 6 नंबर पर है। अच्छा। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, यानी तकरीबन कोई 100 कंट्रीज़ में मैंग्रोव्स हैं, उसमें हमारा नंबर 6 और 7 पे हम वेरी करते रहते हैं। सही। तो हमें इस वक्त जो है ना बहुत सीरियस कंसर्न की ज़रूरत है। अच्छा, सिर्फ मैंग्रोव जो है ना, ये हमारे कोस्टल फॉरेस्ट ही नहीं है, ये हमारे लिए 5 टाइम्स लंग्स प्रोवाइड करते हैं। लाइक अगर हम कोई टेरेस्ट्रियल या ज़मीनी पौधे की बात करते हैं, तो अगर वो, जैसे आजकल हमें पता है क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा दौर चल रहा है। जी, जी। और क्लाइमेट चेंज कोई अभी की कहानी नहीं है, इंसान के ज़मीन पर आते ही ये अमल शुरू हो गया था। सही। बस अब उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। जी। तो अब जिस तरह से हम ये कहते हैं कि हम एक प्लांट लगाकर और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एब्जॉर्ब करवाते हैं और वो जितनी ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड करता है, हाँ। ये मैंग्रोव प्लांट जो है ना, दैट इज 5 टाइम मोर देन दैट प्लांट। अच्छा। जी, एक नॉर्मल प्लांट के मुकाबले में ये स्पीशीज 5 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि ये सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड कॉर्नर है पाकिस्तान का। इस पे जितनी तहकीक होनी चाहिए, जितना काम होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा, या उस लेवल का नहीं हो रहा। सही। और मेरे ख्याल है लिविंग पाकिस्तान हमारे पास चैलेंजेस भी तो है ना, क्योंकि जिस तरह से पानी का बहाव आता है और फिर ज़ाहिर है आई गेस इस प्लांट को डिफरेंट जो है वो चीज़ों की ज़रूरत होती है, फिर वो ज़ाहिर है वो एक डिस्कनेक्शन हो जाता है। ये भी तो एक चैलेंज है जो हम फेस कर रहे हैं। ये जो है ना, बेसिकली जैसे मैंने आपको कहा कि ये सिर्फ हमारे कोस्टल फॉरेस्ट नहीं है, ये तो वो हमारे फॉरेस्ट हैं जो इन चैलेंजेस से हमें बचाते हैं। लाइक सुनामी आएगा, आप देखिए उन्हीं कंट्रीज में ज्यादा आता है जहाँ ये फॉरेस्ट नहीं है। सही। ठीक है, तो ये तो हमारे एक तरह से सोल्जर्स हैं, तो इनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। हाँ। हमें इनको इस तरह से प्लांट करना चाहिए कि ये हमारी कोस्टल बेल्ट को बहुत मजबूत कर दें, कि हमारे जो फ्लड्स हैं या जो हमारी जो सुनामी है या स्टॉर्म्स हैं, ये उनका मुकाबला करने के लिए होते हैं। सही। इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन इस पे मज़ीद भी बात करेंगे और डिफरेंट प्लांटेशन पे भी इंशाल्लाह आज प्रोग्राम में गुफ्तगू रहेगी। साथ साथ महनाज जान साहब अगर तशरीफ़ फरमा हैं जनाब की तरफ मौजूद चाहें थी, आप की तरफ आना चाहूँगी। मुझे ये बताएं ज़रा, ये एडवोकेसी की दुनिया अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि ब्लैक एंड वाइट में ही गुजरती होगी। आम इंसान का परसेप्शन है कि एडवोकेसी आप जब बात करते हैं तो उसकी दुनिया जो है वो ब्लैक एंड वाइट में, क्या ऐसे ही वाकई ऐसे ही होता है? आप सही कह रही हैं कि ब्लैक एंड वाइट ही होती है ये। हाँ। एडवोकेसी, और इसके अंदर चैलेंजेस होते हैं। चैलेंजेस का मतलब कि अगर कोई एक प्लेंटिफ है और वो अपना कोई केस लेकर आता है, तो उसकी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हमने सही तरीके से कोर्ट में जो है अकॉर्डिंग टू लॉ और उसको जो ना पुटअप करना पड़ता है बिफोर दिस कोर्ट। तो ब्लैक एंड वाइट भी है कि इसमें हर चीज़ उसके सामने एविडेंस प्रॉपर उस कोर्ट में पेश करनी पड़ती है। सही। अब इत्तेफाक हुआ एडवोकेसी में आने का या सोच समझ के यही फील्ड प्लान की? जी, स्पीकली ट्रुथ यही है कि मेरा नाम जो है महनाज मेरे वालिद साहब ने इसीलिए रखा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर महनाज जिन हॉस्पिटल में थे ऑर्थोपेडिक के। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, लेकिन एंड टाइम पे MCAT से आगे जो है एंड अनफॉर्चुनेटली मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकी। तो फिर मैंने अपने आप को कहा कि चले मैं एडवोकेसी में चला जाता हूँ। सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन मेरा डॉक्टर था, MBBS था, वो भी ह्यूमैनिटी में सर्व होती है और यहाँ भी सर्विस हम दे रहे होते हैं अपनी सोसाइटी को। हाँ। तो इसमें भी एक रोल होता है एडवोकेसी में भी। हाँ, तो मैं इस फील्ड में सेकंड ऑप्शन में और मज़े की बात है दोनों ही बहुत चार्ज करते हैं, ऐसा ही है, ऐसे ज़हन में आम इंसान की बात है, मैं थोड़ी ना कह रही हूँ, सब यही कहते हैं दोनों से अल्लाह बचाए। हाँ, दोनों से अल्लाह बचाए। दोनों से लोग दुआएं भी यही करते हैं कि अल्लाह बचाए। ऐसा क्यों है? हालांकि दोनों सब भी ह्यूमैनिटी को कर रहे हैं, क्या एक कॉम्बिनेशन है ये? मतलब कह सकते हैं, लेकिन अब
जो एक एग्रीव पर्सन होता है, चाहे वो सिविल केस में हो या वो क्रिमिनल में हो, एग्रीव पार्टी होती है, तो उसको भी नुकसान हो रहा होता है कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा होता है उस वक्त। बिल्कुल उसको उसका राइट मिलता है, या जिसने क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया होता है उसको सज़ा दिलाने के लिए वो बेचारा जो है ना स्ट्रगल कर रहा होता है। लेकिन जिसने किया होता है, अब वो कानून की पकड़ में जब आ जाता है तो लाजमी तो वो यही अल्फाज कहते हैं कि इससे अल्लाह ही बचाए। ऐसा ही है, तो इससे अल्लाह ही बचाए। और वो जब वो कोर्ट से जब बाहर जाने लगता है अगर वो तो फिर वो यही कहता है कि बस कोशिश होती है कि मैं दोबारा इस तरफ ना हूँ। सही सही। अच्छा, हमारे पास जो अक्सर फैमिली केसेस हैं, मैंने बड़ा देखा है कि हमारे जो एडवोकेट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो मामला जो है वो ज़ाहिर है जज हजरात तक ना जाए, और शायद कोई ऐसी कोई इन्होंने जो जहाँ तक हमें पता है कि आप जब फैमिली मैटर्स की बात करते हैं, चाहे उसमें कहीं कहीं डोमेस्टिक वायलेंस भी आ जाता है, कहीं कहीं जो प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं, कि वो एडवोकेट हजरात जो हैं वो ज़रा कोशिश करते हैं कि वहीं सॉल्व हो जाए, किस्सा आगे ना जाए। ये क्या कहानी है? जी बिल्कुल, अगर फैमिली केस की बात करें तो फैमिली केस में बिल्कुल कानून के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है कि फैमिली केस में अगर मिसाल के तौर पे कि अगर कोई लेडी है और वो उसकी और हस्बैंड की डिस्प्यूट है फैमिली केस इश्यूज़ पे, तो उसके लिए यूनियन काउंसिल जो है वो भी एक वाहिद अदारा है जो आर्बिट्रेट कर सकता है, दोनों पार्टीज़ में जो है ना सेटलमेंट करवा सकता है। रिकन्सिलेशन का एक जगह है, फोरम मौजूद है। और उसके बाद अगर नहीं तो फिर वकील जो होते हैं वो लीगल नोटिस भेजते हैं पार्टी को। हस्बैंड अगर वाइफ की तरफ से तो हस्बैंड को लीगल नोटिस भेजा जाता है, और उसके रिप्लाई में जब वो आता है तो हम खुद वकील भी एज अ एडवोकेट देखते हैं कि भाई इसमें अगर कोई सेटलमेंट का एक रास्ता है तो हम बाय कंसेंट उन पार्टीज़ को हम कोर्ट में जाने से पहले ही जो है ऑफिस में उसको सेटलमेंट करवा के दोबारा भेज देते हैं। अगर वो भी ऑप्शन फेल हो जाए तो फिर जो है हम कोर्ट में केस फाइल किया जाता है। लेकिन वहाँ भी ऑप्शन होता है कि प्री ट्रायल होता है, मैजिस्ट्रेट जो फैमिली जज होता है वो पहले प्री ट्रायल में उस चीज़ों को डिसाइड करता है, हस्बैंड और वाइफ को सामने बिठाता है, और अगर वहाँ भी सेटलमेंट हो जाए तो फिर भी वहीं से केस ख़त्म हो जाता है और पार्टीज़ को दोनों को वापस भेज दिया जाता है। सही सही। अच्छा, इंशाल्लाह हम क्योंकि हम फैमिली मैटर्स की बात कर रहे हैं तो ये ज़ाहिर आम लोगों से कनेक्ट करती हैं ये चीज़ें, और ज़ाहिर क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं वो जो ऑफेंस जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन जो मेजॉरिटी मुझे लगता है जो लोग फंसे हुए हैं वो इन्हीं में डोमेस्टिक वायलेंस में या फैमिली केसेस में जो है वो फंसे हुए हैं। तो इंशाल्लाह मज़ीद इसकी जो है बात भी अपने व्यूवर्स तक पहुँचाएंगे, बिकॉज अब तो मुझे लगता है हर घर में कहीं ना कोई कहानी होती है, बस वो कोर्ट तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती ये सवाल होता है, वरना कहीं ना कहीं कोई कहानी आजकल जो हम देख रहे हैं माशरा उसमें ज़रूर होती है। उसके साथ साथ जिस तरह मैं आम लोगों के साथ कनेक्ट करना चाह रही हूँ और ज़ाहिर आपके काम को आम लोगों के साथ में कनेक्ट करना चाहती हूँ, एज एन इंडिविजुअल हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किसी भी फॉरेस्ट को, किसी भी प्लांट को कैसे हम जो है वो चाहते ना चाहते हुए उसको ख़राब कर रहे हैं? हम ही ख़राब कर रहे हैं। अगर हम अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं तो एनवायरनमेंट में हम ही लोगों ने ख़राबियाँ पैदा की हैं। अच्छा, ख़राबियाँ भी हमने किस हद तक कर दी हैं कि अब उसके लिए यूँ समझ लें कि हमारा 80 to 90% हम ख़राबियाँ पैदा कर चुके हैं। अच्छा, आप अपने घर की से ही हम अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं तो हर शख्स अपने घर का कचरा तक दूसरे के घर के आगे रखता है, जो एक कॉमन प्रैक्टिस है, मतलब लोगों की एक कॉमन प्रैक्टिस है। हम प्लांट्स लगाना तो बहुत बड़ी बात है, हम तो कचरे तक को डिस्पोज ऑफ करते नहीं हैं। अगर हमने कचरा डिस्पोज ऑफ कर दिया किसी तरह से तो फिर हम कहते हैं कि हमने अपनी ये एक जिम्मेदारी पूरी कर ली। देखिए, बीइंग अ सिटीजन हम इस पूरी कंट्री से हर तरह का बेनिफिट ले रहे हैं, तो एटलीस्ट हम अगर कुछ नहीं कर सकते हम इसके एनवायरनमेंट को सिक्योर कर सकते हैं, और वो हम अपने घर से ही शुरू करें। बिल्कुल। देखिए, हम एनवायरनमेंट को ना जैसे एक मेंबर की तरह से ट्रीट करें। जैसे आप ये चाहते हैं ना कि आपके घर का मेंबर तंदुरुस्त रहे, आप उसके लिए हर एक कोशिश करते हैं, तो आपको अपने एनवायरनमेंट को ओन करना है। सबसे पहले तो इंडिविजुअल की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बल्कि तो ये तो हायर अथॉरिटीज़ में भी अब होना चाहिए इम्प्लीमेंट, कि उसको हम ये करें कि हमें अपना एनवायरनमेंट ओन करना है। और एनवायरनमेंट क्या है? आपके इर्द गिर्द हर चीज़ आपका एनवायरनमेंट है। सही, ठीक है। आप सफाई से लेके, और हम पॉल्यूशन लेवल ही अब देख लें हमने क्या किया, हमने पॉल्यूशन इस हद तक बढ़ा दिया है कि अब लंग डिजीजेस और ये सब हम ही सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम पहली चीज़ तो ये है कि हम अपने एनवायरनमेंट को ओन करें। सेकंड चीज़ ये है कि हर इंडिविजुअल को ये पता होना चाहिए कि
कि वो अपनी पूरी लाइफ में 8 to 10 ट्रीज से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एटलीस्ट वो अपने हिस्से की ऑक्सीजन तो खुद प्रोड्यूस करवा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं ठीक करा है। सकता। अब आप 10 ट्रीज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि भाई मैंने 10 ट्रीज लगाने, हाँ, और ज़रूरी नहीं है आपके घर के बाहर ही आप लगाएं, आप इन्वायरमेंट में अपने एरिया में कहीं भी लगा दें। आप अपने माइक्रो क्लाइमेट्स को बेहतर कीजिए। इस तरह अगर एक फैमिली में 10 पर्सन है और वो 10 ट्रीज लगा देते हैं, इट मीन्स कि एक फैमिली ने 100 ट्रीज कर दिए, और एक ट्री, सिंपल सी कैलकुलेशन है, 48 पाउंड टू 850 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पाउंड एब्जॉर्ब करता है। हाँ। यानी आपने अपने हिस्से का दिया जला दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से हमारी जो अवेयरनेस है वो इस तरह से कुछ होनी चाहिए। हमें इस तरह से आगाही प्रोग्राम्स करवाने चाहिए ताकि हमारे शहरियों में, देखिए हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इस वक्त जी। जो मुश्किल है ना वो ये है कि हम अवेयरनेस से बहुत दूर हैं। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है। ऐसे ही। अच्छा, और जो हम तक बात पहुँचती है वो क्योंकि एज ए एक्सपर्ट आपको कोई नहीं बताता, तो वो गलत, और वो कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जां। हाँ तो इस वक्त हम ना तजर्बे करने के मूड में बिल्कुल नहीं हो सकते। नहीं है। अच्छा, जब आप बात कर रही थी अपने हिस्से का ट्री लगाने की, तो मैं ये सोच रही थी कि पहले हम बड़ा देखते थे कि सोसाइटीज़, अपार्टमेंट्स, उनमें पार्क्स होते थे और वहाँ दरख्त लगे हुए होते थे। अब वाकई क्योंकि हम अपार्टमेंट सिस्टम में रह रहे हैं, बिल्कुल। एक अपार्टमेंट में हज़ारों घर हैं जो हमें मिल रहे होते हैं। अब वो 1000 बंदा और एक 10-10 ट्रीज लगाने को, तो ज़ाहिर है उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो कहाँ स्पेसिफिकली शहरी दुनिया में रहते हैं, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन जो पहले माहौल जो पार्क्स का और इस तरह होता था, अगर इसी तरह हमारे पास हो तो कितना खूबसूरत एक माहौल हो जो हम क्रिएट कर सकें। मैंने आपको इसीलिए फर्स्ट टाइम कहा कि इंसान ने अपने हाथों से अपनी तबाही बिल्कुल कर ली है। बिल्कुल। और हम समझ रहे हैं बड़े डेवलप हो रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं, हम सो कॉल्ड डेवलप हैं। हाँ। हमने अपनी नेचर को डिस्टर्ब करके और उसकी जगह हमने कंक्रीट बिछा दिया, यानी बिल्कुल, हमारा जो बिल्कुल। नेचुरल फॉरेस्ट था उसकी जगह हमने कंक्रीट फॉरेस्ट कर दिया। ऐसे ही देखिए, है। अब ये तो हो नहीं सकता कि वापस सारे घर खत्म हो जाएं और प्लांट हाँ, लगी, हाँ। लेकिन देखिए हर चीज़ के साथ उसकी सब्स्टिट्यूट में कोई ना कोई चीज़ आती है, प्लस हम उसका जिसको हम नेमल बदल कहते हैं, आप अगर आपके बरामदे ख़त्म हो गए, आपकी छतें तो मौजूद हैं। हाँ। ठीक है, आप अपनी रूफ टॉप गार्डनिंग करें। और देखिए रूफ टॉप गार्डनिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड आपका, अगर आप छत पे लगाते हैं तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड आपके फर्स्ट फ्लोर पे टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। डिफरेंस आ जाता तो है। आप देखिए, ये तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। बिल्कुल, फिर बिल्कुल कर आपके सकते हैं। मोहल्ले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी जगह ज़रूर होती है जिसमें इतनी स्पेस ज़रूर होती है कि आप जाके वहाँ प्लांटेशन कीजिए। सही। अपने एरिया में नहीं, अपने एरिया से बाहर निकलें। देखिए, हम अगर ये सोच के बैठ जाएंगे ना कि हम नहीं कर सकते, तो हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हमारी बिल्कुल सोच ऐसा ये ही। होनी चाहिए कि हम करेंगे और हम कर सकते हैं। कर सकते हैं। और जहाँ आपको नहीं भी जगह मिल रही, अगर आप बहुत बड़ा पेड़ नहीं खड़ा कर सकते, आप छोटे छोटे प्लांट से आप स्टार्ट वर्टिकल गार्डनिंग पे आ जाइए। वर्टिकल पे आ जाए। बिल्कुल आप बिल्कुल, अपनी क्यों नहीं हो गैलरीज को सकता? यूटिलाइज कीजिए। हाँ। आप अपनी छत को गैलरी भी नहीं है तो कीजिए। विंडोज को यूटिलाइज Windows को कीजिए। utilize तरीके कीजिए। तो अपनी- बहुत हैं। इवन अपने हाँ। देखिए ना, हमारे इंडोर प्लांट्स भी हम लगा सकते हैं, जरूरी तो नहीं हम आउटडोर ही लगाएं। हाँ। हम इंडोर लगाते हैं। हाँ, हमने ब्रेक की तरफ जाने की, जो इंडोर गार्डनिंग की आपने बात की है, ये अक्सर जब भी हमें मौका मिलता है तो मैं ज़रूर ये बात शामिल करती हूँ, क्योंकि वो फिर कहने को शायद हम प्लांटेशन कर रहे होंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी किचन की हमारी चीज़ें हैं जो हम उन प्लांटेशन से हम फ़ायदा ले सकते हैं। तो ज़रूर उसके हवाले से भी बात करेंगे, कुछ केसेस पे भी इंशाल्लाह मज़ीद बात होगी। और उन सभिनीनि चयन खां पहिरीं जी हिकु ब्रेक की तरफ़ हलूं था। वक्त आहे ब्रेक जो, तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं प्रोग्राम में शामिल थी रहियूं आहिनि, खोड़ सारियूं शयूं प्रोग्राम में शामिल थी रहियूं आहिनि, पर जी का बि शइ कंटिन्यू हलंदी आहे, हुन में मूंखे लॻंदो आहे त कंहिं बि हिकु हिकु ठहराव जी ॾाढी ज़रूरत हूंदी आहे। कॾहिं कॾहिं की नंढिड़ो को ब्रेक हूंदो आहे, उनजी ॾाढी ज़रूरत। ऐं उन ब्रेक में चांहि न हुजे, ईअं कीअं थो थी सघे? असांजे महिमान ॾाढो जल्दी चांहि पी छॾी आहे, मां थोड़ो आहिस्ता आहिस्ता उनखे से, शो भाई आपने भी पी ली ना? ये अकेली मैं ही हूँ जो उसके हाथ में कप है, सब चाय पी चुके हैं। मां ॾाढो आराम आराम से सुकून सां जेसि ताईं चांहि पिया तेसि ताईं आफरीदी साहब जी कुछ ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे प्रोग्राम में शामिल कया था हटो। अफरीदी साहब, क्या आजकल केसेस कॉमनली देखने को मिल रहे हैं, और कॉमनली आपको क्या लग रहा है कि क्या नंबर है चीज़ों का जो बढ़ रहा है, किन मसाइल की तरफ लोग जा रहे हैं? बहुत सी इसमें फैक्टर्स हैं। अब अगर बात कर लें सिविल डिस्प्यूट्स की, तो सिविल डिस्प्यूट्स का जो है ना फैक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और फैमिली केसेस की तादाद
फैमिली डिस्प्यूट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। डोमेस्टिक वायलेंस भी है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस में कुछ जैसे वुमेंस जो है ना वो आवाज़ नहीं उठाती और उसको सफ़र कर रही होती हैं, बर्दाश्त कर रही होती हैं। हस्बैंड की तरफ से जुल्म हो गया या कहीं भी कोई भी इशू होता है तो उसमें वो ज़्यादा नहीं करती, लेकिन फैमिली डिस्प्यूट्स और सिविल डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ मैटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। सही, क्योंकि हम अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो अफरीद साहब मैं ज़रूर चाहूँगी हम डोमेस्टिक वायलेंस की जब हम बात करते हैं आसान लफ्ज़ में जैसे कैसा तशद्दुद चवंदा आहियूं या उन जी असां ॻाल्हि कयूं पिया, ये कहाँ कानून के क्राइटेरिया में आते हैं? मतलब किसी ने थप्पड़ मार दिया डोमेस्टिक वायलेंस, हम आप उस पर केस कर सकते हैं? कहाँ आता है, कहाँ ये उसकी क्या क्राइटेरिया है कानून की नज़र में डोमेस्टिक वायलेंस की? जी बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस में ये है कि अगर जैसे हम डोमेस्टिक वायलेंस में आप सबसे पहले वुमेन ही आ जाती है मेन। अगर वुमेन है और वो घर में है और उसका हस्बैंड उसको अगर जो है वो असॉल्ट कर लेता है, थोड़ा सा उस पर फोर्स क्रिमिनली फोर्स एक्ट करता है कोई भी, और तो फिर वो जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस में एक्ट क्या है? मतलब अगर आप पे कोई हाथ उठाने की जब बात करें, आपको कोई थप्पड़ मार रहा है तो आप उस पे केस कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। और इवन के वो साइकोलॉजिकल भी अगर उनको कोई टॉर्चर हो रहा है तो उस वाले से भी ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है थप्पड़ पड़ेगा। हाँ, अगर ज़रूरी नहीं है आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो फिर ही आप जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे। अगर आपको साइकोलॉजिकल भी आपको टॉर्चर मिल रहा है घर के अंदर तो वो डोमेस्टिक वायलेंस की में आता है। और वो किस तरह का टॉर्चर है? मैं आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा सा अपने व्यूअर्स के लिए मज़ीद आसानी करना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ वायलेंस हो रहा होता है और उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ वायलेंस हो रहा है और वो बर्दाश्त ही कर रहे होते हैं। तो ये जो हम साइकोलॉजिकल वायलेंस की और टॉर्चर की बात करते हैं, ये किस तरह किया जाता है और कब जाके आपको लगता है कि उस टाइम पे आप जा सकते हैं और कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? इसमें महविश इसमें यह है कि अगर मिसाल के तौर पे एक लेडी है और वो जो है हाउस लेडी है या वो जॉब कर रही है और वो घर पे आती है और उसको घर में जो है कोई चीज़ उससे गलती हो जाती है, बिलफर्ज गलती हो जाती है, और गलती होने के बाद अब उस पर कोई असॉल्ट करता है, क्रिमिनल फोर्स करता है या उसको थप्पड़ मार देता है। अगर क्रिमिनल फोर्स और थप्पड़ ना भी हो, उसको उस पर शाउट किया जाए, मतलब गुस्सा किया जाए उस पर ज़्यादा, तो वो भी इसी सेंस में डोमेस्टिक वायलेंस में आता है कि भाई आपने इस पर जो ज़्यादा, क्योंकि टॉर्चर थप्पड़ से ज़्यादा अल्फाज जो है वो वर्ड्स जो होते हैं उनकी लैंग्वेज जो होती है वो बहुत ज़्यादा असर करती है। अगर एक औरत है और उसको जो है ना सुबह से लेकर शाम तक अगर उसको वर्ड्स ऐसे मिल रहे हैं सुनने को, तो वो मार से और फोर्स से ज़्यादा वो असर करते हैं दिल के ऊपर, और फिर मेंटल एगोनी और मेंटली टॉर्चर वो लड़की हो रही होती है, औरत हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी आगे वाली लाइफ सारी ख़राब हो रही होती है। डिस्टर्ब जब वो खुद डिस्टर्ब हो तो उसके आगे बच्चे वो उस तरीके से टेक केयर वगैरह नहीं होती। तो अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस में जब वो कोर्ट की तरफ जाएगी तो लाजमी बात है कि वो उसको वहाँ से छुटकारा मिलेगा। हाँ, अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था, वो ज़ाहिर है वो हमारी लॉ की बुक तो नहीं थी जहाँ मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने कहीं ये पोस्ट पढ़ी थी जो मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ कि अगर ये तो हम घर की बात कर रहे हैं ना, ज़रा आ जाते हैं अपने वर्क इन्वायरमेंट में। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको कोई देख रहा है और आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो यहाँ भी आप कानून का कोई एक्ट है जो यहाँ इम्प्लीमेंट होते हैं, क्या वाकई ऐसा है? जी बिल्कुल ऐसा है, हरासमेंट में आता है। हाँ। अगर आपने एक दफ़ा मुसलसल एक कंटिन्यूसली आप किसी को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं। अभी इसमें आपको मैं एक और एक चीज़ ऐड करूं, जैसे मिसाल के तौर पे कि फेसबुक है या फेसबुक पे मैसेंजर पे अगर कोई लड़की को अस्सलाम वालेकुम भेज दे, हाय भेज दे, और उसके बाद अगर आगे से वालेकुम सलाम अगर वो रिप्लाई नहीं दे और उसके बाद वो दोबारा करता है, वही शख्स दोबारा लड़की को दोबारा मैसेज करता है, तो वो भी हरासमेंट में आता है। वो भी हरासमेंट मुझे तो लगता है मेरा तो फिर सारे फॉलोअर्स इस तरह हैरेस कर रहे हैं तो इसमें ये चीज़ ऐड होती है कि वो भी मेरा तो पूरा मैसेंजर भरा हुआ है फिर इस तरह। तो जी बिल्कुल, बार बार मैसेज करना, एक दफ़ा अगर आपने मैसेज किया और उसका रिप्लाई नहीं आया, एक्सपीरियंस वो आपके साथ बात नहीं करना चाह रही, तो अगर आपने दोबारा उसको कंटिन्यूसली जो है वो किया जा रहे हैं तो वो हरासमेंट में आता है। हाँ, तो ये शोभे आपने सुना, आप शोभे भाई तो सुन ही नहीं रहे ना, शोभे आपने सुना हैरेसमेंट में आता ही है कि अगर आपने किसी को 2 बार मैसेज कर दिया, हाँ जी, एक बार मैसेज करने के बाद अगर आपके पास जवाब नहीं आ रहा तो आप दूसरी बार उसको मैसेज नहीं कर सकते। अब नहीं करूँगा मैं। तो ये तमाम लोग सुन ले। अच्छा, ये सिर्फ मैसेंजर में हो अननोन लोगों के लिए, या अगर कोई बॉस भी कर रहे हो दूसरी बार आपने नहीं किया तो वो नहीं, उसमें नहीं आता। आप किसी को नहीं जानती बिलफर्ज, इसकी डेफिनेशन अगर समझे ना, जानने वालों के लिए नहीं है यार, आपने तो किस्सा खराब कर दिया है। अगर मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को नहीं जानते और आपको एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं और हाय और सलाम भेज देते हैं और उसके बाद अगर आप रिप्लाई उन्हें नहीं करते, अब वो लाजमत है कि जब आपको दोबारा मैसेज कर रहे हैं तो लाजमत है आप मेंटली तौर पर टॉर्चर हो रही हैं, आप उसके बारे में सोच रही हैं ये अननोन बंदा कौन है जो मुझे जो है ना
बिना मैसेज और परेशान कर रहा है, तो ये हरासमेंट में आता है। तो आप- harassment में आता है। harassment में नोन भी अगर तंग कर रहा है तो इट मस्ट बी कंसीडर्ड कौन? एज हैरेसमेंट। नोन कोई है जी बिल्कुल, अगर वो But भी आपको we तंग don't और आप want उससे to बात talk नहीं करना with- चाह रहे, Yes. हाँ बिल्कुल आप कि काम के अलावा अगर आपसे कोई इस तरह की बात करे, अगर आपके बिल्कुल। ऑफिस एनवायरनमेंट में भी है और आप रिप्लाई नहीं कर रहे और वो बार बार मैसेज कर रहे हैं, तो फिर केस तो उन पे भी बनता है। बिल्कुल ऐसे ही है, है ना? ऐसे ही है, ऐसे ही है। हम आपसे रब्ता करेंगे जी, बिल्कुल, अभी नहीं सर, हम बहुत जल्द आपसे रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह। बहुत सारे नाम आपको पहुंचाएंगे। क्या पता वो अभी वैसे ही सुन के वो वैसी साइड पे हो गया। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा जी, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, प्रोग्राम में प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कुछ इन्वायरमेंट की बातें करते हैं, कुछ प्यारी प्यारी इंडोर गार्डनिंग की बात हो रही थी। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है हर, और इसमें अब मुझे नहीं पता मर्द का कितना किरदार होना चाहिए, लेकिन औरत जो है वो मुझे लगता है वो बहुत सेंसिटिव होती है, और वो आप घर पे कोई पेट आ जाता है तो वो भी औरत के साथ ज़रा जल्दी कनेक्ट हो जाता है। तो ये भी एक ज़हरे ब्रीथ कर रहे हैं, ये भी जिंदा हैं, जानदार है। तो औरत के लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे गार्डनिंग हो सकती है, इंडोर की क्या क्या चीज़ें जो हम कर सकते हैं? मैं विश इंडोर जो है ना वो हम मेल फीमेल को थोड़ा सा हटा के बात करें अगर, तो ये हर इंडिविजुअल की ज़रूरत है। देखें, एक मर्द जो ऑफिस में काम कर रहा है ना, उसको भी अपने टेबल पे इंडोर प्लांट चाहिए। यस। और एक फीमेल जो किचन में काम कर रही है उसको भी चाहिए, आप बेडरूम में हैं आपको तब भी चाहिए। सही। यानी अब देखिए, इस वक्त अगर हम अपनी सेट की ही बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन के अकॉर्डिंग हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो हम एक तरह से हम एनवायरनमेंट में उसको एग्जिट कर रहे हैं। हाँ, exhale ठीक है? कर रहे हैं, हाँ। अब अगर हम उसको एक्सेल कर रहे हैं तो इस कमरे में जो चारों तरफ से बंद है, प्लस यहाँ पर एयर कंडीशन भी है, आप सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करके ही अपने लिए खराबी। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ इंडोर प्लांट्स होते हाँ, तो क्या होता कि वो इंडोर प्लांट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को फौरन एब्जॉर्ब करते Yes. और आपको फ्रेश ऑक्सीजन देते। वाह। तो ये तो मैंडेटरी होना चाहिए ऑफिस में हर टेबल पे। प्लस आप ये देखेंगे, अगर एक 10x12 का रूम है तो उसमें भी हमें कम से कम भी 2 से 3 प्लांट्स चाहिए। अच्छा, इंडोर सही, प्लांट सही। ठीक है, क्योंकि अगर वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए या 5 लोग बैठे हुए तो वो जिस हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे हैं उस चीज़ से, और हम आजकल जिस दौर से गुजर रहे हैं, हर तरफ हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, तो एयर कंडीशन अब हमारी नेसेसिटी में आता है। हमारी अब बिल्कुल ऐसे लग्जरियस ही। लाइफ तो एक तरफ है, हम इसको अब नेसेसिटी में काउंट Necessity में करते आता हैं है, कि सही, वो सही। ज़रूरी हो गया है। हाँ। या तो फिर आप सफ़र करते रहें और अदरवाइज। अच्छा, सोलर प्लेट्स ने भी एसी को कुछ आसान कर दिया है लोगों के लिए। हाँ। तो अब इसमें अगर एक प्लांट का रोल आप माइनस कर देते हैं तो इट मींस कि आप अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस एयर कंडीशन में बैठ के भी, बल्कि ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल एयर ऐसे ही कंडीशन है। तो वैसे ही आपके लिए, आपको पता है कि हाँ, मुजरे जाहिर है। सेहत जैसे हम कहते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, आप प्लांट्स की बात करिए, कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जैसे जिनको हम अपने ऑफिस के टेबल पे या किचन में रख सकते हैं? कौन कौन से प्लांट्स? देखिए, जो हम टेबल के लिए रिकमेंड करते हैं वो हम सक्यूलेंट्स करते हैं। ठीक है, सही। क्योंकि उनके अंदर एक तो ये कि वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते, उनकी केयर बहुत इजी होती है, क्योंकि ऑफिस में आपके पास केयर का टाइम ऐसा नहीं होता है जैसे आपको घर वगैरह घर में में मिलता मिलता है। है, हाँ। तो आप अपनी टेबल के ऊपर एटलीस्ट 2 सक्यूलेंट्स रखें। एक आप बैम्बू ट्री रखें जो बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए फास्ट कार्बन डाइऑक्साइड को करता है, और ये 24 आवर्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और सही। ऑक्सीजन जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, फिर इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो एरिका पाम आ जाते हैं। पाम आप रखिए, पाम बहुत बेस्ट होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम इसके साथ मनी प्लांट है, एलोवेरा है। एलोवेरा तो बेस्ट है। एक तो ये कि उसको केयर चाहिए ही नहीं, आप उससे अगर 10 दिन भी पानी नहीं देते हैं तो आम लफ्जों में उसको जंगली प्लांट यानी कहा वाइल्ड जाता कहते है। हैं। तो हाँ, आप wild एलोवेरा कहते हैं, रखें। हाँ। यानी ये स्नेक प्लांट है। तो ये कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं कि जिसमें आपकी केयर ज़ीरो है, लेकिन आपकी जो बेनिफिट्स हैं वो 100% बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हम करके अपने इन्वायरमेंट को दुरुस्त कर बेस्ट कर सकते हैं आप अपने बिल्कुल। एनवायरनमेंट को। और बिल्कुल। आपको अभी ज़रूरत अपनी समझ लें स्मॉल स्केल पर
घर के अंदर अगर हम करें, जिसको हम ये कहते हैं कि हम अपनी माइक्रो क्लाइमेट को इस वक्त बेटर करेंगे, और माइक्रो क्लाइमेट को करते करते फिर हम मेगा क्लाइमेट की तरफ भी जाएंगे। बिल्कुल। और वो वैसे भी कहते हैं ना कि जब आप चेंज पे आते हैं तो वो ऐसे ही स्टार्ट होता है। स्टार्ट आपको खुद लेना होता है। खुद लेना कोई गवर्नमेंट सर्वेंट आके या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आके तो हमारे घर को डेकोरेट नहीं करेगा। ये तो फर्स्ट स्टेप आपको लेना है, खुद लेना। और ये एक्चुअली ये जो मिसकंसेप्शन हमारे पास है ना कि सरकार आके करेगी, तो सरकार का काम नहीं है आपके घर का आकर एनवायरनमेंट सही करना। जो काम होते हैं वो वही नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ ये तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी। एग्जैक्टली। तो हम एटलीस्ट अपने काम खुद कर लें। अच्छा, मुझे ये बताएं, हमने अभी रिसेंट एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जापान में जो ये जो क्लाइमेट चेंज है और जो सुनामीज आ रहे हैं, डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, फ्लड आ रहा है, उनको फाइट करने के लिए उन्होंने एक जो है वो जल्दी फॉरेस्ट जो है वो पूरा वो उस एरिया में कायम कर दिया है ताकि हम उसको फाइट कर सकें। ये आइडियाज़ हमें क्यों नहीं आते? नहीं, आइडियाज़ तो हमें बहुत आते हैं। तो फिर होते हमें आइडियाज़ आते हैं, हमें कॉपी करना आता है, मगर हम करते ही नहीं हैं। देखिए, इस वक्त ना हमें बल्क में ट्रीज़ की ज़रूरत है। हम हर जगह जाके, हर सेशन में जाके हम ये बात कहते हैं कि बीइंग अ साइंटिस्ट हम इस चीज़ को 10 साल पहले ही फील कर चुके थे, और 10-12 साल से हम इस चीज़ को रिपीटेडली कह रहे हैं कि आपको इस वक्त बल्क में प्लांटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि आप इतना कुछ कर चुके हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ कि अब उसकी जब एडवर्स इफेक्ट आप पर आ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि ओह क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज तो है, क्लाइमेट चेंज तो बरसों से है, अब उसकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, और ये ना रुकने वाला एक सिलसिला है। देखिए ना, फ्लड्स जो हैं, क्या वो पास्ट में नहीं आते रहे? फ्लड्स पास्ट में आ रहे थे, ठीक है। क्या हम ये देखते हैं कि कहत नहीं आता था? बिल्कुल आता था, लेकिन अब क्या हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी 3-4 गुना हो गई, इंटेंसिटी 5 टाइम्स हो गई। अब देखिए 2024 को वर्ल्ड का सबसे गर्म तरीन साल जो है वो माना गया था। सही, ठीक है। तो ये रुका नहीं है, अब ये अगला कौन सा साल होगा वी डोंट नो। हाँ, बिल्कुल। तो हमें इस वक्त बल्क में काम करने की जरूरत है, और एक्सपेरिमेंट्स को नहीं रिपीट करना। हम एक्सपेरिमेंट, बल्कि जो लोग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं ना, आप उनसे फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल। अच्छा, एक कॉलर से गए हैं, जल्दी से उनकी भी अपने प्रोग्राम में शामिल करे था। जी, अस्सलाम वालेकुम। नूर अली चांग गलाया तो शाहपुर चाकर का भेण। जी नूर अली साहब, खैरियत सां आहियो? ठीक आहियो? खुश आहियो? ॾाढो बहितरीन फर्स्ट क्लास तव्हांजो प्रोग्राम, तव्हांजे वकील साहब ऐं तव्हांजे महिमाननि खे मुंहिंजो सलाम। वालेकुम अस्सलाम। महिमाननि जी तरफ़ां प्रोग्राम में कुछ जी प्रोग्राम याद वकील साहब जेकी ॻाल्हियूं कयूं औरत जे बारे में, जेको औरत सां वारनि सां, अॼु तव्हां यकीन करियो, आउं कल्ह हेॾां हेठि जमड़ाओ खां वियो हुअसि, उनके रोड आहे असांजा उते मैटर आहिनि। जी डॉक्टर साहब चए थो, वकील साहब चए थो त माना को माना मर्द हुनखे औरत खे माना तशद करे थो वग़ैरह। उते तशद खां बि वधीक सिस्टम आहे, माना मर्द त उते को कमु करे ई कोन, सभु औरतूं जो कनि, उनजे बावजूद बि उहो वीचारी माना मज़लूम आहे। माना अटो बि पीए, माल खे बि गाह करे खाराए, ऐं माल खे ॾोहे बि, ऐं राति जो ॿारनि खे उते पढ़ाई जो को सिस्टम ई कोन्हे, को मास्टर कोन्हे, को स्कूल कोन्हे, सभु ॿार ईअं रुलंदा अथनि झंग में। ऐं औरत वीचारी ॿाहिराड़ी वारी औरत सां वॾो ज़ुल्म आहे उते। बिल्कुलु ईअं अची कराची में वकील करे वरी पंहिंजे मुड़ुस जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाए, त मुड़ुस जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाइण जा सोचण बि माना ॾो आहे। सही। जी ॾाढी हिकु इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि तव्हां नूर अली साहब शामिल की आहे। इहो वाकई में सच ॻाल्हि आहे त जेका औरत कानून ताईं पहुची सघे थी, असां उनजे बारे में ॻाल्हायो आहे, पर उहा औरत जेका नथी पहुची सघे उनजे बारे में बि ॻाल्हाइणु खपे। ज़रूरु असां पंहिंजे प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। जी ज़रूर। कितना कुछ जानता होगा शख्स मेरे बारे में, ए दोस्त, कितना कुछ जानता होगा शख्स वो मेरे बारे में, ए दोस्त, जिसने मुझे हंसते हुए देखकर भी पूछा उदास क्यों हो। ओहो, जबरदस्त। ये कंहिंजी लाओ शेर? यो सबरदस्ती कौन चला है। सही है, ठीक है। रोने था बेचारा कि तकलीफ में आहिनि। सही। ठीक है नूर साहिब, वरी महिरबानी। इंशाल्लाह जेका तव्हां ॻाल्हि कई उनखे ज़रूरु शामिल गुफ्तगू वाले प्रोग्राम में कंदासीं। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे कॉलर ने की है कि हम जो औरत जो पहुंच सकती है, हम क्योंकि ज़ाहिर है मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप जब ज़िंदगी की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो ज़ाहिर है आप करीब देखते हैं ना।
लेकिन वो पर्सपेक्टिव जो आपसे कई दूर है, एक अलग सी एक दुनिया है जो बसी हुई है, जहाँ औरत के लिए मर्द के सामने आवाज़ उठाना भी मुश्किल है, तो कानून की तरफ आना तो बहुत ही मुश्किल है। तो क्या हमारे पास कोई लीगल टीम्स, कोई लीगल एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही हैं जो ऐसी औरतों को बाहर ला सके? जी बिल्कुल, इसमें औरत ने जो है, इसमें जैसे अगर किसी औरत पे जुल्म हो रहा है और वो जुल्म की चक्की में पिस रही है, तो उसने एक स्टेप सिर्फ लेना है थोड़ा सा, कि वो पुलिस स्टेशन तक जो है वो कम से कम अपनी कंप्लेंट पहुंचा दे। पुलिस स्टेशन के बाद जो है, अब उसके लाजिमी बात है कि एक जैसे आप कह रहे हैं कि एक औरत है जिसके पास एक्सपेंसेस भी अब नहीं होंगे वकील करने के, तो उसके लिए ये जो है हमारी जो गवर्नमेंट है उसने प्रॉपर एडवोकेट्स रखे हुए हैं जो उनके लीगल एड, मतलब उसकी कोई भी एक्सपेंसेस, कोर्ट के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं हमारी गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है और उनका जो है ना केस परसू किया जाता है। सही। और सही। उसमें सिर्फ उन्होंने एक कंप्लेंट भी रिटर्न में नहीं, सिर्फ ऑरली कंप्लेंट जाके वो पुलिस थाने में, स्टेशन में वो दे दें, तो उसके बाद फिर वो जो है वहाँ का मुतल्लिका थाने का कंसर्न SHO वो उस चीज़ को आगे कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट में ले आएगा इन राइटिंग। सही सही। अच्छा आफरीद साहब, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि अब देखें, नूर अली साहब भी वहीं अरीब करीब के रिहायशी हैं, उन्होंने उस गांव का थोड़ा सा गए वहाँ पे, या किसी तरह उनको ये चीज़ें नज़र आ गई तो उन्होंने कोट कर ली कि अच्छा भी ये चीज़ें हैं। कानून के नुमाइंदे भी तो जाते होंगे ना, उनको भी नज़र आती होंगी, तो क्या ज़रूरी है या कोई शर्त है कानून की कि जब तक आपके पास कंप्लेन ना आए आप एक्शन ना लें? क्या ऐसी कोई शराइत है कानून में? कानून का नुमाइंदा अगर ख़ुद वो चीज़ देख रहा है, क्या वो उसको पुटअप नहीं कर सकता, उसके बारे में काम नहीं कर सकता? नहीं, अगर जैसे एक पुलिस है जो विज़िट पे होती है, पेट्रोलिंग पे होती है, अगर वो कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस या उसको कोई ऐसी नॉलेज में भी कोई चीज़ आ जाए किसी भी पुलिस ऑफिसर की, तो उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो जाके वो कंसर्न मजिस्ट्रेट को इन राइटिंग में वो बताएगा कि नॉलेज कि भाई वहाँ ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो उसकी वो कंप्लेंट करेगा, बिल्कुल उसकी ड्यूटी में। आप उसकी बात कर रही हैं जो है गाँव के, और उसकी जहाँ मैं कराची की बात बता रहा हूँ, कराची में एक अभी मैंने वो रिसेंट में वो हाई कोर्ट से वो केस में उसको मैंने बच्चों को रिकवर करवाया, और वो जो है यहीं कराची में मेरान टाउन की थाने का दूध का केस था। उसमें जो है ना शौहर 2 बच्चों को लेकर 2 साल से उसकी माँ से छीनकर गायब हुआ था। 2 साल से 2 बच्चों को, और बेटा बेटी, और वो जो औरत जैसे आप कह रहे हैं कि वो स्टेप नहीं ले सकती थी, और उसके वालिद और वालदा फौत हो चुके थे, और घर में भी उसके कोई सुनने वाला कोई नहीं था, तो बस बाय चांस वो जो जैसे कैसे मेरे क्लाइंट के रेफरेंस से वो मेरे पास पहुंची, तो मैंने वहाँ उसकी जाके सिटी कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की 491 की, और वहाँ ये हुआ कि वहाँ फादर इन लॉ आ गया और कहते कि भाई मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है इस वक्त, और वो ये इसके बच्चे लेके कहाँ भागा हुआ। सही। तो सही। शार नूरजहां थाने की हदूद में वो बच्चे थे, तो वहाँ से वो मूव हो गया हस्बैंड उसका। तो मैंने सिटी कोर्ट में जब 491 फाइल की, तो उसमें ये उसकी ऑब्जर्वेशन सामने आई, तो मैंने 2 या 3 महीने वेट करने का कहा औरत को, अगर आपको कहीं उसकी लोकेशन दोबारा ट्रेस होती है, ट्रेस आउट होती है, तो आप मुझे काइंडली इन्फॉर्म कर देना, फिर मैं दोबारा केस कर दूंगा उस हदूद के अंदर। लेकिन नहीं हुआ, तो फिर बलाखिर 2 साल बाद उस औरत ने कहा कि मेरा जो है आप कम से कम केस फाइल कर लें खुला का, ताकि अब उसका लाइफ उसकी बहुत मुश्किल हो रही थी। जब मैंने खुला का केस फाइल किया फैमिली कोर्ट के अंदर 30 नंबर फैमिली जज ईस्ट के सामने, तो वहाँ ससुर आ जाता है दोबारा और कहता है कि मेरे बेटे ने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और मैं इस केस को प्रोसीड कर रहा हूँ। 491 में जब मैंने बच्चों की कस्टडी के लिए केस किया, तो वहाँ ससुर आता है और वो स्टेटमेंट देता है थाने में और कोर्ट के सामने कि मुझे नहीं पता मेरा बेटा कहाँ है और बच्चे कहाँ लेके भागा हुआ 2 साल से। और जब मैं 2 महीने बाद उसका फैमिली कोर्ट में सूट फाइल करता हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय वे ऑफ खुला, वहाँ ससुर आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे ने मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दी है और इस केस को मैं प्रोसीड करता हूँ, कोर्ट में जवाब जमा करवा देता है। तो देन फिर उसके बाद मैंने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर हाई कोर्ट में CP फाइल की, कंस्टिट्यूशन पिटीशन। वहाँ जो है फिर जब ससुर आया दोबारा उन्होंने यही बात की, तो जस्टिस साहब ने जो है ना उसको ऑर्डर किया और SHO शार नूरजहां थाने और SSP को पाबंद किया कि आपने बच्चा प्रोड्यूस करना है। वहाँ मेरी CP 2 महीने कम से कम चली और उसमें बच्चे जो है कराची और जो बलूचिस्तान का जो 0 पॉइंट है वहाँ से रिकवर हुआ। और ससुर को भी इस बारे में नॉलेज थी कि बच्चे कहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त, और वो माँ से बच्चे 2 साल से दूर। और अभी ये एक केस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऐसे हज़ारों केसेस हैं इसमें, बिल्कुल हज़ारों केसेस हैं। कम उम्र में शादी करवा देते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। उसमें फिर औरत की लड़की की नहीं सुनी जाती। वो भी एक रिसेंट अभी मेरा एक केस चल रहा है, जब कल इस पर हेयरिंग भी लगी हुई है। एक आदमी ने जो है शख्स ने
आई थिंक दूसरी या तीसरी शादी की है उसने 12 साल की लड़की के साथ। अल्लाह अकबर। और उसमें मैंने जो है ना FIR कटवाई और उसमें अभी लड़की तो मैंने दारुल अमान शेल्टर में भेजी, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में। ये जिन्होंने निकाह पढ़वाया था वो कौन थे? जी उनके पहले खिलाफ तो भी उनको पकड़ना चाहिए। उनके खिलाफ भी जी बिल्कुल कार्रवाई होती है। सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट है, उसके अंडर अगर अंडर 18 कोई लड़की से कोई भी शादी करता है तो उसके निकाह ख्वाह, उसके विटनेसेस मतलब जो गवाह और जो उसके फैसिलिटेटर हैं जो उसको कंडक्ट करवा रहे हैं, तमाम को जो है इसमें FIR में सज़ा मिलती है। नॉन अवेलेबल ऑफेंस होता है ये। तो इसमें अभी उस लड़के की तो मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इसकी ज़मानत डिसमिस करवा दी थी। अब वो हाई कोर्ट में उसने प्री अरेस्ट लगाई है, तो कल उसकी डेट भी लगी हुई है हाई कोर्ट में। और लड़की को मैंने वहाँ से उससे रिकवर करवा के सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट भेजा। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि हमने अपने कानून को अपने हाथों से बड़ा मजाक बनाया हुआ है। बिल्कुल। हम जो चीज़ और ये कि आपकी क्या एज है सिंध उसके लॉ के सिंध चाइल्ड मैरिज एक्ट ये कहता है कि 18 साल से 18 साल से, जी बिल्कुल। तो ये जो लॉ है ये तो मुझे लगता है हर आम इंसान, पहले हम कहते थे कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ये तो अब हर आम इंसान को पता है। हम फिर भी आज तक उन्हीं केसेस में उलझे हुए हैं। तो हम कब, मुझे ये समझ नहीं आता, हम कब अपने कानून को सीरियस लेंगे और कब एक जिम्मेदार पाकिस्तानी, हम दूसरों पर तो बड़े आराम से हम ब्लेम कर देते हैं कि फ़ला काम नहीं करता, फला काम नहीं करता। हमने एज ए शहरी क्या काम किया, हमने एज ए पाकिस्तानी क्या काम किया, ये कभी अपने गिरबान से मुझे लगता है कभी कभार हमें कोई दिन में एक बार सवाल पूछ लेना चाहिए। यकीनन कि अगर हम उसका जवाब अगर हमें मिल गया और हम उस पर काम करना शुरू किए, खुद ही पाकिस्तान सुधर जाएगा। हम जो दूसरों पे ब्लेम करते हैं हम खुद ही सुधरना शुरू हो जाएंगे। खैर जी, ये एक बड़ी बहस है और ये वो बहस है जेका करे करे इंसान खे जज्बाती भी करे वेंदी आहे। अहिड़ियूं ॻाल्हियूं जॾहिं माण्हू खे ॿुधण में ईंदियूं आहिनि त यकीन कयो मूंखे हैरत थींदी आहे त असां उन मुआशरे में रहूं था, असां उन अल्हम्दुलिल्लाह एॾो ख़ूबसूरत मुल्क आहे जेको अॼु त आफ्टर भी मे सॼो जेको थियो आहे उन खां पोइ त हाणे दुनिया असांखे इज़त जी नज़र सां पई ॾिसे। पर असां ई पंहिंजे मुल्क जी ऐं असांजे मुल्क जे कानून जी इज़त न करणु माना मुल्क जी इज़त न करणु। असां ई पंहिंजे मुल्क जी इज़त नथा कयूं त ॿियो माण्हू छा कंदो? पोइ ॿियनि खे त को माण्हू ब्लेम ही नथो करे सघे। खैर जी, अॻियां वधंदे तव्हांजी तरफ़ अचणु चाहींदमि। ये मुझे बताइए, हमने तो एज अ पाकिस्तानी, एज ए इंडिविजुअल तो डिफरेंट चीज़ें हमने लोगों को बता दें, उससे रियासती सतह पे कितना काम कैसे होना चाहिए जो अभी नहीं हो रहा, जहाँ कोताही है, और कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? जी कि जो गुजर गया, हमने 10-12 साल हम बोलते रहे, नहीं हुआ, अब क्या करना चाहिए? क्या स्टेप्स ऐसे होने चाहिए जो हमारा जो आगे के 10 साल बाद हम फिर से सिर्फ ये बहस ना कर रहे हो बल्कि अमली कोई चीज़ कर रहे हो? इस वक्त जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो दो ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें सीरियसली कंसर्न है। और क्योंकि इकोलॉजिस्ट जो हैं वो हमेशा एनवायरनमेंट से रिलेटेड बातों पे कंसर्न होते हैं, तो उसमें भी मैं अगर दो मेजर चीज़ों पे बात करूं तो देखिए उसमें एक हमारे पास आ जाता है पोल्यूशन, ठीक है, जिस पे हमें इस वक्त बहुत सीरियसली कंसर्न। पोल्यूशन, उसके नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस। सेकंड आ जाता है हमारी बायोडाइवर्सिटी। सही, ठीक है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी एक बहुत वास्ट टर्म है। यानी माइक्रोबियल जो हैं हमारे माइक्रोब्स जो हैं उससे लेके हम हायर ग्रुप तक के फिश की बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं, हाँ। ये तमाम हमारा एक बायोडाइवर्सिटी का है। तो इसको इस वक्त कंजर्व करने की सीरियस ज़रूरत है। और ये दोनों यानी पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी ये समझ लें कि एक दूसरे से लिंक्ड है। सही, जैसे जैसे हम लेवल ऑफ पोल्यूशन बढ़ाते चले जाते हैं बायोडाइवर्सिटी का ग्राफ नीचे आता चला जाता है। इसमें सिंपल अगर मैं प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करती हूँ तो आप ये देख लीजिए कि इस वक्त पोल्यूशन में भी जो सबसे ज़्यादा कंसर्न है पूरे वर्ल्ड में वो प्लास्टिक पोल्यूशन है। बिल्कुल, ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन क्या है? प्लास्टिक पोल्यूशन माइक्रोब जो हम देखते हैं प्लास्टिक का, जिसको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं, वो भी हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ले लेता है डिसॉल्व होने में। हाँ। अच्छा, वो हमारी मेरीन लाइफ को भी कर रहा है, वो हमारी टेरेस्ट्रियल लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहा है। सही। तो देखिए, अच्छा अब प्लास्टिक पे अगर हम आते हैं तो ये प्लास्टिक जब इन्वायरमेंट में जहाँ से आ रहा है ना, सबसे पहले आप उसको बैन कीजिए। हम क्या करें, हमारी प्रैक्टिस क्या हो गई है कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं बोलेंगे कि आपको ये नहीं बनाना है, कर दें। हाँ। ठीक है, हम जाके एक नॉर्मल शॉपकीपर को कहेंगे कि कल से इसको सेल, आप वो जगह बंद करेंगे ना तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन खुद ब खुद रुक जाएगी। अच्छा, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास एक कोई अफरीद साहब कोई पहले तो रिस्ट्रिक्शन भी लग गई थी ना, अब शायद दूसरे सूबों में शायद है भी काफ़ी जगहों पे प्लास्टिक बैग्स। हाँ जी, तो क्या वो अभी तक है? वो कानून है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता।
कि वो जो शार्पर बीच में बेक्स तो अचानक हमने देखा था कि बिल्कुल बंद हो गए और उसके बाद दोबारा स्टार्ट हो गए थे। जी, जो बड़े इस वक्त फॉरम से मिसाल के तौर पे जो मार्केट्स हैं बड़ी बड़ी, वहाँ तो प्लास्टिक बैग्स ख़त्म हो चुके हैं। सही सही। तो अभी तक वो कानून मौजूद है वो कि कानून आपने मौजूद है। नहीं करने। कानून तो बिल्कुल। सारे हैं ना, हम तो इस वक्त जो हमारा कंसर्न है वो इम्प्लीमेंट पे है। हाँ। अच्छा, इम्प्लीमेंट क्या होता है कि जिस दौरान पॉल्यूशन डे आने वाला होता है, या हम देखते हैं एनवायरमेंटल डे आ रहा है, या कोई ख़ास डे आ रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, हम ये तमाम चीज़ें बैन कर देते हैं। जैसे जैसे हम उस डे से दूर होते चले जाते हैं ना, हम इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन से भी दूर हो जाते हैं। ऐसे ही, कैसी बिल्कुल ऐसे ही हो पॉल्यूशन, रहा कहाँ की पॉल्यूशन हमें नहीं पता। हाँ। इसी तरह जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड सी डे आ रहा है, ओशन डे आ रहा है, तेजी से हमारी सारी कैंपेन शुरू हो जाती है, भाई बीच क्लीनिंग हो रही है, प्लास्टिक हाँ। पोल्यूशन जमा हो रहा है। उसके बाद प्लास्टिक तो आपका पार्ट है आपकी लाइफ का, आपकी बिल्कुल। जिंदगी का ऐसा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन गया है। इवन आप मोबाइल्स ले लें, आप एलईडी ले लें, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड फ्रॉम प्लास्टिक ही है। हाँ। तो हम अब ये तो नहीं कह सकते कि हम सब तमाम चीज़ें बंद कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट जो कुछ हम कर सकते हैं, हम पॉलीथीन बैग जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, हाँ। उसको रोकिए आप। हाँ, क्योंकि उसकी कंजप्शन भी सबसे ज़्यादा। जी, इसके बाद हमारी दूसरी चीज़ आ जाती है ये सिगरेट बट। अच्छा। सबसे ज़्यादा इस वक्त जब हम जाके और कोस्ट पे हम कलेक्ट करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो डेब्रिस मिलता है वो इसका मिलता है। ओह अच्छा। और ये भी तकरीबन समझ लें कि 400 ईयर्स में जाके कहीं ये डिज़ोल्व होता है। तो ये हम पोल्यूशन को हमें लो करना है और अपनी बायोडाइवर्सिटी को हमें एनहांस करना है, यानी सही। दीज आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सही सही। आप पोल्यूशन लेवल बढ़ा रहे हैं और आप बायोडाइवर्सिटी को कर रहे हैं, हाँ। अल्टीमेटली आपको उसको भुगतना पड़ेगा। आई गेस उसका रीज़न भी यही है ना, क्योंकि हम उस तरीके से लोगों को अवेयर नहीं कर सके। जो प्लास्टिक बैग लेके जा रहा है, जो आम इंसान है जो प्लास्टिक बैग लेके जा रहा है, उसको नहीं पता वो अपने साथ जहर कैरी करके जा रहा है। उसके हाथ में पॉइजन है जो आगे Exactly. 100 साल जो है वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा। ये क्योंकि हम लोगों को बता नहीं सके, लेकिन हम डिफरेंट चीज़ें हम उनको ये बता सके कि ये चीज़ फ्री में मिलती है, और वो चीज़ क्या करती है ये नहीं बता सके। तो अवेयरनेस की शिद्दत से कमी है जो जेका शायद असांजे आम माण्हू ताईं वञणु खपे। जल्दी सां हिकु ब्रेक की तरफ़ हलूं था, इंशाल्लाह वापसि जी मज़ीद कुछ प्रोग्राम में ॻाल्हियूं कंदासीं। तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारी ॻाल्हियूं प्रोग्राम में शामिल थी रहियूं आहिनि। छो त जॾहिं मां प्रोग्राम कंदी आहियां त मां कोशिशि कंदी आहियां त असांजो जेको आम माण्हू आहे उहो असांजे प्रोग्राम सां कनेक्ट थी सघे, आम जेको शहरी असांखे ॾिसी रहियो आहे उहो असांजे प्रोग्राम से कनेक्ट थी सके। आफरीद साहब, आपकी तरफ एक दफ़ा दोबारा आना चाहूँगी और दोबारा ज़रा मैं ये चाहती हूँ कि हमारे पास जितने जो अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं वो आम इंसान तक वो अवेयरनेस पहुँचाने के लिए क्या हमारे वकला हजरात कोई एफ़र्ट कर रहे हैं? कोई ऐसी तंजीम, कोई ऐसी चीज़ चल रही है, कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है जो हम आम लोगों तक जाएं और उनको कानून के बारे में बता सकें? जी बिल्कुल, इसमें जो हमारी एसोसिएशन से वो काम कर रही हैं, और जिसमें लीगल एड्स के नाम से जैसे कहा कि उसमें लीगल एड्स में जो है ना वकील जो है आम आदमी को बिल्कुल जो है ना ब्रीफ करते हैं अपना केस उसके बारे में, और अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं जिन ऑडिटोरियम्स में। और जैसे कि अब हमारी जो सबसे ज़्यादा जो है अवेयरनेस की ज़रूरत है वो औरत को ज़रूरत है, क्योंकि आदमी तो वो घर से बाहर होता है, वो 100 जगहों से मिलता है, बातचीत करता है, तो वो वहाँ से अवेयरनेस ले लेता है। लेकिन जो घर में एक औरत बैठी हुई होती है हमारी, तो उसको जो है ना अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। सबसे पहले वो अगर कहा जाए कि मैरिज है तो उसमें मैरिज में उसको खुद पता होना चाहिए कि अगर निकाह हो रहा है तो निकाह में कौन सी चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी नहीं है। हमारे यहाँ तो पढ़ते ही नहीं है निकाह। ये तो हम फिर भी हम आम ऐसी औरत की बात कर रहे हैं जो शायद पढ़ी लिखी ना हो या शायद उसके पास इतनी अथॉरिटी ना हो। हम नॉर्मली भी अगर रेगुलर भी आप देखें, कौन सी दुल्हन है जो निकाह पढ़ती है? अब निकाह नामा पढ़ रही होती है, उससे सिर्फ ये कहा जाता है कि इस वाली जगह पर आप साइन कर लें, बस वो वही साइन कर देती है। उसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ उसको नहीं पता होता, उससे नहीं पता होता। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो निकाह नामे में हक महर की लाइन एक लिखी हुई होती है,
जो भी वो उस अपना पे फोकस होता है सबका, उसके अलावा किसी पे नहीं होता। नहीं, उसमें एक मिस्टेक कर रहे हैं आजकल जो हाँ है जी। ना, ज़्यादातर लोग कर रहे हैं। हमारी जो आवाम है वो इस तरीके से करी, क्योंकि हमारे पास केसेस आते हैं, निकाहनामा आता है, तो निकाहनामे में हक मेहर की लाइन में तो नॉमिनल सा लिखा हुआ होता है लाख रुपया, 2 लाख रुपया, लेकिन अगर वो नीचे वो शराइत में लिखा होता है कि तलाक देने की सूरत में जो है 5 लाख रुपया देना है हस्बैंड ने, 10 लाख रुपया देना है, तो वो हस्बैंड बोलते हैं ठीक है ये शर्त मान लेते हूँ। लड़की भी अपने आप को सिक्योर समझ रही होती है कि भाई तलाक देने की सूरत में मुझे ये 10 लाख रुपए देगा। अब वैल्यू अमाउंट जो है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि लड़की अपने आप को सिक्योर कर फील कर रही होती है कि भाई यहाँ अगर वो, क्योंकि मर्द के पास एक ही हथियार होता है कि वो जो है किसी भी टाइम गुस्से में आकर उसको प्रोनाउंस ना करते। लेकिन अब इसमें ये औरत को पता होना चाहिए कि वो जो तलाक देने की सूरत में 10 लाख रुपए का लाइन लिखी जाती है, इसकी कानून में कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, अब जैसे निकाहनामे में जो उसके पेरेंट्स भी होते हैं, अगर वो भी लिखवा रहे थे और वो जो निकाह ख्वाह होता है वो उसमें शराइत में लिख लेते हैं कि भाई तलाक देने की सूरत में 10 लाख रुपया शोहर अदा करेगा, तो इसके हमारे जो सुप्रीरियर कोर्ट्स की साइटेशंस हैं, केस लॉज हैं इसमें कि भाई उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू वही है जो हक मेहर की लाइन में लिखवाया हुआ है। अगर आप वही 10 लाख रुपया जो आपने तलाक देने की सूरत में लिखवाया हुआ है, अगर उसको ऊपर हक मेहर में ऐड कर दें, हक मेहर में ऐड कर दें कि वो क्या लिखा हुआ है इसमें। और इसमें एक और बात है, ये है कि जब खुला के केसेस हमारे पास आते हैं या उस तलाक वाले मेंटेनेंस के, तो उसमें लड़की कहती है कि नहीं मुझे तो ये मिले नहीं है, मुझे तो हक मेहर की अमाउंट ही नहीं मिली। तो फिर उस वक्त हम कहते हैं नहीं, आपने इसमें जो लिखवा रहे थे निकाह ख्वाह से, तो आपने उस वक्त पूछना है कि भाई मुअज्जल और ये गैर मुअज्जल और पेड डावर और प्रॉम्प्ट डावर और डेफिड डावर, ये चीज़ होती है डावर, तो मेन चीज़। तो इस बारे में आप निकाह ख्वाह को उससे पूछें कि भाई मुझे ये हक मेहर अभी नहीं मिला, तो वो उसको अनपेड लिखा जाएगा, तो उसको हक मेहर की लाइन में नॉर्मली क्या पेड लिखा जाता है? नहीं, वो डिपेंड करते हैं ना। अदा इंदल तलब का लफ्ज़ लिखा जाता है कि भाई अब जब तलब किया जाएगा ऑन डिमांड जो है ना वो हक मेहर दिया जाएगा। लेकिन अगर जो है शोहर वाली जो होती हैं साइड, हस्बैंड साइड होती है, वो थोड़ा तेज़ होते हैं, वो जो है ना लिखवा देते हैं कि अदा शुदा, मतलब अदा किया हुआ है। और जब वो कोर्ट मैटर बनता है, तो हम जब उस निकाह पेपर्स को पढ़ते तो हम कहते हैं नहीं आपका तो इसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने दे दिए। सही। लेकिन लड़की को बहुत ज़्यादा जो है ना फेवर कोर्ट में उसको अवेयरनेस की वजह से दी जाती है। अब जैसे मिसाल के तौर हक मेहर में कोई ऐसी अबहाम सब पाए जाते हैं, तो लड़की की तशरीह को माना जाता है कि लड़की क्या तशरीह कर रही है। अच्छा, हाँ, सही, तो सही। इसमें ये चीज़ है कि निकाह करवाते वक्त जो है हक मेहर की लाइन में जो कुछ भी आपने लिखवाना है, हक मेहर की लाइन में लिखवाना है, शराइत वगैरह की कानूनी कोई वैल्यू नहीं होती। सही। तो जो आपका निकाहनामे में ऑलरेडी जो लिखी हुई है वही आपकी कानून हक मेहर की लाइन में, उसी कोई जो एक्स्ट्रा आप लिखते हैं, एक्स्ट्रा आप शराइत लिख लें या एक्स्ट्रा आप स्टैम्प पेपर पे लिखवा लें, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ये तो हम नॉर्मली, ये तो एक हक मेहर की बात होगी। नॉर्मली बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स आई एम श्योर कि वहाँ पे शराइत वहाँ पर होंगी जो हम कर रहे होंगे और जो हम नहीं पढ़ रहे होते उस टाइम पे, कि वो ज़ाहिर है वो एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि कोई वर्स तो सोचता नहीं है कि इसके बाद जाके क्या होना है, तो हम उस नॉर्मल उसमें हम वो पढ़ नहीं रहे होते। अच्छा, ये तो ये बात होगी। उसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि हमारी देखिए जब भी कोई वायलेंस होता है तो सिर्फ ये नहीं होता कि आपका वो एक इंडिविजुअल ज़ाहिर शरीक हो, ज़ाहिर फैमिली भी शरीक होती है, फैमिली के साथ साथ अड़ोस पड़ोस में जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो भी शराक, या कोई घर में कोई मेड आ रही है वो देख रही है, तो वो भी शरीक होते हैं। क्या कानूनन उनके ऊपर कोई जुर्म है कि अगर वो देख के भी आप कानून तक नहीं पहुंच रहे, अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं पहुंच पा रही, तो क्या कानूनन ऐसा कोई लॉ है कि उनको पता है वो देख रहे हैं लेकिन फिर भी वो कानून तक नहीं पहुंच रहे? नहीं, अगर जैसे अब लड़की पे अगर घर में जुल्म हो रहा है और मेड आ रही है और वो देख रही है, तो उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो जाकर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है और वो उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो कंसर्न SHO के पास जाके कंप्लेंट करे। और ज़रूरी नहीं है कि वो जो कंप्लेनेंट है, जो एग्रीव है, वो ही जाकर करे, कोई भी थर्ड पार्टी जाके वो कर सकता है, उसकी ड्यूटी में शामिल है उस मेड की, या उसके घर में जो बावर्ची खाने में खानसामा आ रहा है, या ड्राइवर, उसको पता महसूस हो रहा है, फील हो रहा है कि भाई यहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है, तो कोई भी थर्ड पार्टी जो है उधर जाके SHO को कंप्लेन कर सकती है। वो सिर्फ ड्यूटी है, उसका लॉ में कोई ऐसा नहीं है कि वैसे ये है कि अगर आप जैसे रास्ते, ये अगर होता तो कितना ही अच्छा होता। बिल्कुल, अगर जैसे एक रास्ते से बंदा गुजर रहा है और वो एक कॉग्निजेबल ऑफिस देख रहा हो रहा है, तो उसकी ड्यूटी में शामिल है कि वो जाकर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है उसकी, वो जाकर उसको इन्फॉर्म करे। आपको क्या लगता है इस पे इसकी अमेंडमेंट होनी चाहिए इस लॉ की? बिल्कुल होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमारे जो सोसाइटी है वो थोड़ा इस मामलों से जो है ना थोड़ा अपने आप को
दूर करते हैं, क्योंकि टाइम लगता है इसमें, फिर उनकी जॉब्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से वो जो है वहाँ कंप्लेंट, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक कंप्लेंट आप फाइल करने जाएं SHO पुलिस स्टेशन तो फिर जाहिर है तो हाँ, एक हम लेमैन है तो तो वैसे ही इंडिविजुअल्स बन गए, तो हम वैसे ही वो जो है ना एक साथ कम्युनिटी बन के नहीं सोच रहे होते, नहीं तो सोच जाहिर रहे है, होते, ये हर तो कोई हकीकत अपना है। अपना फ़ायदा ढूंढ रहा होता है। और 161 के स्टेटमेंट्स के लिए जब अगर एक कॉग्निजेबल ऑफिस हो चुका है, उसके आसपास के जो लोग थे, SHO और वहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या वो कंप्लेनेंट जो होता है, वो कह रहा होता है कि मेरी इसमें विटनेसेस की गवाही दें, तो उसमें काफ़ी लोग कतरा रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैं यहाँ कह रही हूँ कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा हो रहा है, कोई वायलेंस ऐसा हो रहा है, उसमें आप रिपोर्ट करें। वैसे ही अगर कोई इन्वायरमेंट को कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आपको क्या लगता है कि उस पर क्या कानूनन कोई जुर्म आयद होना चाहिए? बिल्कुल, और है भी। बहुत, जैसे आप प्लांट्स को या ट्री को कट नहीं कर सकते हैं, हाँ। इस पे भी हमारे लॉज हैं। आपको कितने परसेंट जो है वो वेस्ट को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है, इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर भी हमारे पास हैं, सब हैं लॉज हमारे पास हर चीज़ का। हाँ। और एनवायरनमेंट के तो ख़ास तौर पे हैं। लेकिन यहाँ वही वाली बात कि इम्प्लीमेंट तो कुछ नहीं है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। सही। देखिए, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कर रहे हैं, वो जितना भी अनट्रीटेड वेस्ट होता है वो बगैर उसको ट्रीट किए हुए ना, या अनट्रीटेड इफ्लुएंट हो या उनका सॉलिड वेस्ट हो, वो वैसे ही डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। हमारे मेरीन की कंडीशन दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और हमारी, आप देखें ना, हमारी फिशरी को सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान हुआ है। हम जो एक टाइगर प्रॉन हुआ करता था वो ख़त्म होता जा रहा है, बल्कि ऑलमोस्ट वो कुछ एरिया से तो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो हमारे पास ऐसे बेतहाशा लॉज हैं। लॉज की कमी नहीं है हमारे यहाँ, किसी भी आप इन्वायरमेंट से रिलेटेड लें या कहीं भी। असल में ये है कि उसको इम्प्लीमेंट इतना सीरियसली नहीं करवाया जा रहा जितना उसका होना चाहिए। सही। तो मेरा ख्याल है हमें, और ये देखिए, ये हर जगह पे बार बार ये बातें की जा रही हैं कि भाई लॉज हैं, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कब करेंगे? जब आप पूरी तरह से अपना एनवायरनमेंट ख़त्म कर देंगे, तब। सही। अच्छा, ये जो आप इम्प्लीमेंटेशन की बात है, कभी नज़र से गुजरा है कि क्या उसकी क्या उस लॉ में क्या है, कितना उसको सज़ा हो सकती है, कि कितना फ़ाइन उसको पे करना पड़ सकता है अगर वो कर रहा है तो? जी देखिए, अब जैसे ट्री कटिंग की बात करते हैं, हाँ। तो ट्री कटिंग पे बाकायदा तौर पर उसमें पनिशमेंट है, डिपेंड करता है आपने कितने ट्रीज़ को कट किया। 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके ऊपर अच्छा खासा आपके ऊपर चार्ज भी किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो एक वो ब्राइब वाली कंडीशन है ना, वो दे के हमारे यहाँ हर काम हो रहा है। मैं अपनी अगर एग्जांपल आपको दूँ ना, तो हमने मैंग्रोव के बेतहाशा कटिंग्स को ना सिर्फ देखा, पकड़ा, बल्कि जब उन कटिंग करने वालों से भी पूछा गया कि आप कहाँ से कर रहे हैं और क्या करते हैं, तो उनके अंदर ना किसी किस्म की कोई डर नहीं है। हाँ। उनको आप लाख डराने की कोशिश करें, वो उनमें डर नहीं है, क्योंकि उनको ये पता है कि हर चीज़ हो जाएगी, हम बच जाएंगे, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मतलब हमें तो, आप ये देखिए महविश, कि हमें तो हर लेवल पे सुधरने की ज़रूरत है ना। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। हम कहते हैं कि हम अगर अवेयरनेस चलें, दे भी देते हैं, एक बंदा प्लांट लगा भी देता है, क्या गारंटी है वो प्लांट आए दिन, जो हमारी यहाँ जो तरक्याती प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हाँ। अभी आप देख लें ग्रीन बेल्ट्स का क्या हाल किया गया, तमाम ग्रीन बेल्ट्स को कराची से ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। हमारे पास तो अब तो एक ट्री के कट करने की बात कर रही है कि उस पर पनिशमेंट भी है, फ़ाइन भी है। हमारे पास तो पूरे के पूरे फॉरेस्ट ख़त्म किए जाते हैं और सोसाइटीज़ बना दी जाती हैं। ये कैसे हो रहा है? क्या कोई उस लॉ का जो ये लॉ है कि आप नहीं काट सकते और उस पर फ़ाइन है, क्या उसको कोई एडजस्टमेंट है, कोई कुछ ऐसा कुछ है कि जिस वजह से ये सारी सोसाइटीज़ बन रही हैं? जी मैडम सही कह रही हैं कि इसमें जो है ना कानून मौजूद है, जो माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, जो है पोल्यूशन के हवाले से, वहाँ इस पर कानून मौजूद है। इम्प्लीमेंटेशन जैसे वो कह रही हैं कि नहीं है, हाँ। फ़ाइन का इसमें स्ट्रिक्ट होना चाहिए, फ़ाइन ज़्यादा होना चाहिए। और जैसे अब ये ग्रीन बेल्ट की बात कर रही हैं कि बड़ी से बड़ी जो है ना, ये जो हमारे कंस्ट्रक्शंस हो रही है,
तो वो ग्रीन बेल्ट हमारा जो है ना सारा का सारा उसमें ख़त्म हो रहा है। तो इस पे बिल्कुल कानून है, इस पे इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है बस। सही सही। इसमें जो है ना जो इदारे हैं उनको थोड़ा एक्टिव होना है और वो उसमें एक्टिव होकर अपना रोल प्ले करें। ये तो कुछ ज़्यादा ही मुझे लगता है लेजीनेस दिखा दी है इसमें कि चलो एक कोई पेड़ काटा समझ में आ गया, नज़र से ना गुजरा। ये तो पूरे के पूरे जंगलात लिटरली जस्टिफिकेशन भी होती हैं और वो जस्टिफिकेशन इतनी नॉनसेंस होती हैं हाँ कि एटलीस्ट हम तो नहीं उस पर यकीन करते। आपके एनवायरनमेंट को ख़राब करने को आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं इस वक्त ये सोच रही हूँ क्या जस्टिफिकेशन होती है उसमें? है जस्टिफिकेशन? हाँ देखिए, आप जब एक नॉन टेक्निकल इंसान को किसी पोस्ट पे लगा देंगे ना, हाँ। और उसको उसकी एबीसी भी नहीं पता होगी, तो वो फिर जस्टिफिकेशन भी वही लाएगा। हाँ वही लेकर हमारे यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा बहुत सीरियस कंसर्न है हाँ। कि हम देखते हैं कि जो गार्डनिंग के शोबाजात हैं उनमें किसको बिठाया हुआ है, हमारे इन्वायरमेंट इश्यूज कौन डील कर रहा है, हाँ। हमारे इन्वायरमेंट कंसर्न्स कौन डील कर रहा है, हमारे लॉस कौन बना रहा है, उसको इम्प्लीमेंट कौन करवा रहा है। दे ऑल मोस्ट ऑफ देम आर नॉन टेक्निकल। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि हम बड़ा इस पे हम अक्सर हम प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारे अगर कोई एक आम हम लफ्ज़ों में कहते हैं कि अगर कोई एजुकेशन की फील्ड है तो क्या एजुकेशन ही संभालने वाला होना चाहिए, और बस उसी को पता होगा। उसी को पता है। किसी इंजीनियर को तो सिर्फ नहीं पता होगा कि उसको क्या करना है, जानता होगा। देन कमिंग टू हेल्थ डिपार्टमेंट, तो हमारे पास वही होना चाहिए जिसको जो एक्सपर्ट हो। ये तो नहीं कि MBBS किया और हेल्थ डिपार्टमेंट संभाल दिया। तो ऐसे ही इन्वायरमेंट भी एक पूरा डिपार्टमेंट है जिसको संभालने के लिए ऐसा कोई साइंटिस्ट, ऐसा कोई एनवायरमेंटलिस्ट ही होना चाहिए जो उसको संभाल रहा हो। कोई फलां का बेटा, पुप्पो का बेटा, खैर बात बढ़ जाएगी, बात बड़ी दूर तक जा रही है। जल्दी से ब्रेक की तरफ जाते हैं, इससे पहले की बात बहुत दूर तक चली जाए। वक्त है ब्रेक, जो ताज़ा मुलाकात करता है नटी कमर्शियल ब्रेक का हुए। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, खोड़ सारे चंदे सां ॻाल्हि कयो, थोरो सो एक्सपीरियंस ते बि ॻाल्हि करे ठा थी त भई असांजा जेका अॼु महिमान सां गॾु तशरीफ़ फरमाइनि पंहिंजनि फील्ड्स में खोड़ सारो एक्सपीरियंस है जेको हिननि हासिल कयो है। आपसे स्टार्ट करना चाहती हूँ साहब, मुझे बताएं कि हम जब बात करते हैं एक्सपीरियंस की तो बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं हर फील्ड में, बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं। आपकी फील्ड के हिसाब से सबसे अच्छा जो एक्सपीरियंस था वो कहाँ हुआ कि जो इन्वायरमेंट के लिए लोगों ने मिलजुल कर एज ए कम्युनिटी बहुत अच्छा काम किया, या कुछ इदारों में तो काम होते हैं नहीं होते उस पर हम अक्सर बहस करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस कहाँ बहुत अच्छा हुआ? बहुत सारी ऐसी जगहें हैं। इवन हमारी जो यंग जनरेशन है, जब आप इनको अपने साथ मिला लेते हैं ना, तो यूँ समझें कि आप उस काम को होने से अल्लाह उसमें अगर उसकी रज़ा शामिल है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। ऐसा ही है, क्योंकि हमारी यंग जनरेशन बहुत सेंसिबल है, हमारी यंग जनरेशन बहुत पावरफुल है, और हमारी यंग जनरेशन अवेयर भी है बहुत सारी जगहों पे। हाँ। तो मैंने जब स्टूडेंट्स के साथ काम किया, जब यूँ समझें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ काम किया, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हाँ। यानी आपका जो एक सक्सेस रेशो होता है ना, वो समझें कि आप अचीव कर लेते हैं। सही। तो सही। आप अपने साथ जनरेशन को अपनी ज़रूर शामिल रखें हर चीज़ में। हमारी यूथ बहुत समझदार यूथ है, और किसी सूरत हम दुनिया की किसी भी कंट्री से कमतर नहीं है। तो हमारी यूथ पे मुझे बहुत नाज भी है, और मैं यूथ को ये कहना भी चाहती हूँ कि जो भी काम करते हैं उसको थोड़ा सा पढ़ लिया करें। हाँ। इवन आप समझते हैं आपको उसकी नॉलेज है, लेकिन देखिए हर दिन चैलेंजेस है और हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। नई चीज़ जैसे से रिसर्च होती जाती है ना, नई चीज़ें प्रूफ होती रहती हैं, पुरानी ख़त्म होती रहती हैं। तो अपडेटेड रहे हमेशा। तो यंग जनरेशन के साथ मेरा बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। अच्छा, ये तो बेस्ट एक्सपीरियंस की बात होगी, सबसे वर्स्ट कहाँ एक्सपीरियंस रहा कि जहाँ कहोगे यार किन लोगों के साथ सर मारना पड़ रहा है, क्या हो गया? गवर्नमेंट सेक्टर। ये तो सरकार से तो हम सब नाराज हैं। हाँ, सरकार से तो हम सब नाराज हैं। देखिए, लेकिन वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल भी हो सकते हैं, लेकिन उनका जो एक नॉन सीरियस बिहेवियर है ना,
वो नॉन सीरियस बिहेवियर जब तक सीरियस नहीं होगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसको मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए मैं इसको बात करना चाहती हूँ कि हम जब गवर्नमेंट की बात करते हैं, जैसे आपने कहा नॉन सीरियस बिहेवियर, दुनिया में गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा सीरियस बिहेवियर होता है। जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो कहीं कहाँ कभार ऐसा कर जाते हैं, हमारे पास उल्टा है। बिल्कुल हम प्राइवेट सेक्टर को कहते हैं अच्छा जी प्राइवेट है, पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, काम बहुत अच्छा करेगा। जहाँ गवर्नमेंट की बात आती है वो हमारे पास ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो एक्चुअली नॉन सीरियस होते हैं और हमें उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। पूरी दुनिया उल्टी चल रही है, हम इस तरफ चल रहे हैं। तो ये न जाने क्यों है, ये एक्चुअली ये सही वही बात है ना कि उनकी प्लेसमेंट ठीक हो जाए, हाँ तो वो भी सीरियस हो जाएंगे। हाँ, किस्सा जो है वो बहुत दूर से जो है वो बिगड़ा हुआ है। आगे चलते हैं ज़रा, और किस्सा जब ख़ानदानों से बाहर निकलेगा तो शायद कुछ अच्छा हो सके। आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मुझे ये बताएं, आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कौन सा ऐसा केस था जो याद रह गया हो, जो सक्सेसफुल एक कोई केस हो जिसको आप अभी कोट करना चाहें? काफ़ी केसेस थे, जिसमें एक केस था जिसमें जो है मदर मेरे पास उसका रात को फ़ोन आया था कि मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया है। और मैंने फिर अर्ली मॉर्निंग जो है जाकर पहली फुर्सत में उसका डीजे में मैंने केस फाइल किया और मैंने उसका जो नोटिस किया। तो अगर मैं उसी वक्त जो है ना अर्ली मॉर्निंग काम ना करता और नोटिस ना निकलता तो वो बच्चा जो है कराची से मूव हो सकता था। वहाँ मुझे बहुत खुशी महसूस हुई जब मैंने उसको थाने से उसको मैंने बच्चा रिकवर उसको हैंड ओवर करवाया, क्योंकि वो ऐसा था कि मैं अचानक ही बस जज्बात में आके जल्द से जल्द मैंने केस फाइल करके फौरी तौर पे मैंने जो है ना रुकवा दिया। अदरवाइज़ अगर मैं थोड़ा सा भी डिले कर देता तो वो जो है ना वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा था कि वो माँ बहुत खुश हो रही थी उस बच्चे के रिलेटेड। बाकी तो और क्रिमिनल केसेस होते हैं, सिविल्स होते हैं, वो तो मोस्टली चलते रहते हैं। अच्छा, ये तो अच्छा एक्सपीरियंस हो गया। बुरा एक्सपीरियंस कहाँ रहा? बुरा एक्सपीरियंस वो भी अक्सर ही रहता होगा वैसे। वो ज़्यादा ही रहता है और उस बुरे एक्सपीरियंस को हमें जो है ना सही करना पड़ता है कोर्ट से ऑर्डर लेके, जिससे अब ऐसे कुछ केसेस बहुत से केसेस हैं, ऐसे कुछ केसेस हैं जिनमें पुलिस ने अपना काम नहीं किया होता, इदारे ने, और बहुत ही इस केस को ख़राब कर दिया होता है, जिसकी वजह से हमें जो है ना बहुत दुख होता है कि अगर यार ये केस एक जेन्युइन था, अगर उसको सही तरीके से लेके चला जाता तो इसमें एक्यूज़ को जो है ना सज़ा लाजमी मिलती। तो वो वहाँ एक्सपीरियंस होते हैं कि मल्टीपल एक्सपीरियंसेस हैं कि उसमें बहुत वो दिल करता है कि यार अगर इस केस को सही लेके चला जाता। सही। अच्छा, आपने बच्चों की बात की तो हम 2-3 बार हमने बच्चों के प्रोग्राम में बात डिस्कस की है। थोड़ा सा मैं अपनी हमारी जो ख़वातीन जो है इस वक्त हमें देख रही हैं या गांव देहात में जहां हम ये प्रोग्राम दिखा जा रहा है, ज़रा उनके लिए मज़ीद फ़ायदेमंद करना चाहती हूँ। सेपरेशन, मुझे ऐसा लगता है कि अब जब भी शादी होती है तो जहाँ जितने परसेंटेज उसकी कामयाबी के होते हैं, पहले ये होता था कि 80% कामयाब हो जाएगी, 20% शायद मसले आ जाएँ शादी में। अब तो मुझे लगता है 50-50 का आ गया कि न जाने चलेगी या नहीं चलेगी। अब जितनी शादियां हो रही हैं उनमें पेरेंट्स को यही कंसर्न होता है। तो ज़रा इस तरफ रहते हुए मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ, हम जब बच्चों की कस्टडी की बात करते हैं, कानून क्या कहता है कि किस हाल में किसकी तरफ कस्टडी जाएगी? देखिए, इसमें सबसे पहले तो अगर जब शादी हो रही है तो ये है ही सिविल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जैसे हम ऐसे बिजनेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ भी 50-50 होता है, चला तो ठीक है, नहीं चला तो नहीं है। तो ये भी एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें सबसे पहले लड़की को जो शादी हो रही है जिसकी, उसको सिक्योर करना चाहिए। जैसे हम एक बिज़नेस में एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें अपने आप को सिक्योर करते हैं, इसी तरीके से लड़की को भी उस एग्रीमेंट में निकाह के और जो सिविल कॉन्ट्रैक्ट उसमें सिक्योर करना चाहिए। ठीक है। अब इन केस अगर आगे चल के जब इश्यूज़ फ्रेम होते हैं, इश्यूज़ हो जाते हैं, एक बच्चा या 2 बेटे हो जाते हैं, तो अब उसमें अगर सेपरेशन की तरफ मामला जा रहा होता है तो कस्टडी मदर को मिलती है। राइट ऑफ इजाज़त जो है माँ का होता है, बच्चे और बच्ची हो कोई भी हो। तो उसमें जो है ना अगर उस माँ से अगर शोर लेके चला जाए तो फिर वो कोर्ट के थ्रू CP हेबियस कॉर्पस की पटिशन लगाकर या गार्डियन एंड वार्ड का केस फाइल कर वो आप बच्चे की कस्टडी ले सकते हैं और माँ को ही मिलती है बच्चे की कस्टडी। किसी एज का बच्चा हो? हाँ बिल्कुल, 7 साल तक जो है ना राइट ऑफ इजाज़त जो है ना लड़के का माँ को ही मिलता है। अच्छा। क्योंकि आप वो मदर जो है उसकी वेलफेयर भी सही कर सकती है, एजुकेशन भी कर सकती है, क्योंकि हस्बैंड तो वो हर वक्त जो है वो बाहर ही होगा, अर्ली मॉर्निंग जाएगा और शाम को आएगा। तो अब वो अगर ख़ुद नहीं है तो अगर उसकी माँ जब नेचुरल मदर मौजूद हैं तो फिर उसी के पास कस्टडी जो है ना कोर्ट वेलफेयर करती है। ओके। माइनर की वेलफेयर देखी जाती है ज़्यादा किसके पास है, बनस्बत है कि उसकी जो है दादा दादी करें या उसकी माँ अगर असल मौजूद है तो वो करें, तो माँ ही असल कर सकती है, तो इसलिए कोर्ट भी वहीं देती है। उस पर कानून भी यही है कि 7 साल तक लड़के की जो है ना राइट ऑफ इजाज़त जो है ना कस्टडी माँ को दी जाती है बच्चे की,
और लड़की की अनटिल जब प्यूबरिटी की जब तक सही। एज नहीं आती तो उस वक्त ही उसको दी तब जाती तक मदर की, और उसके बाद तो आई गेस बच्चे का उसके खुद की बाद भी, decision हाँ, होता है ना? बिल्कुल उसका decision कुछ होता है ऐसा ही बच्चे होता का। है। ठीक है जी, अच्छा प्रोग्राम में टाइम जेको है वो तकरीबन ख़त्म थी चुको आहे। आख़िर में वेंदे वेंदे मां चाहियां थी त असां सां गॾु ॾाढा एक्सपीरियंस माण्हू तशरीफ़ फरमा आहिनि ऐं उन्हनि जे तरफ़ां तव्हां सभिनी जे लाइ कोई ऐसी बात, कोई ऐसा मैसेज जो हम हमारे आम जो आज हमें देख रहे हैं लोग, उनको, हमारे व्यूवर्स को देना चाहें आप? व्यूअर्स के लिए यही मैसेज है कि अपने इन्वायरमेंट को ओन कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, और क्योंकि आप हर काम कर सकते हैं, आपके अंदर अगर विल है तो विल आपको हर काम करवा देगी। और अपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपना काम शुरू कीजिए, अल्लाह की मदद ज़रूर आपको मिलेगी। और बस अपना बिलीफ खुदा पे रखिए और अपना काम ईमानदारी से कीजिए, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जनाब, आज के प्रोग्राम के लिए आखिरी अल्फाज हमारे व्यूवर्स के मेरा मैसेज मेरी अपनी फील्ड प्रोफेशन के हिसाब से ये है कि जो है तमाम लोगों को अपने कानून के बारे में जो है पता होना चाहिए कि कानून हमारा क्या है, उसको अपने राइट्स का पता होना चाहिए, क्योंकि जब राइट्स का पता होगा तो वो अगर उसके साथ एग्रीव होगा, नाइंसाफ़ी होगी तो वो जो है ना वहाँ जाएगा। और दूसरी बात ये कि एजुकेशन के अंदर जो है इस लॉ के सब्जेक्ट को पार्ट हिस्सा बनाया जाए ताकि बच्चों को, लड़कों लड़कियों को वहीं से उनकी जो है ना एजुकेशन होती रहे। एटलीस्ट बेसिक राइट्स तो बेसिक राइट्स उनको पता होने चाहिए, क्योंकि बेसिक राइट्स नहीं पता होने की वजह से जो है ना वो है। तो इसमें जैसे हम अब सोशल मीडिया का दौर है तो वहाँ हमारी साइट्स मौजूद हैं, वेबसाइट्स, वहाँ से ये जो है ना कानून को थोड़ा बहुत अपने सीखें, ताकि आपके जब आपको राइट्स का पता होगा तो फिर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे साथ होने के लिए, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आखिर में जल्दी सा शोभ भाई जो आवाज़ से शामिल कयूं था प्रोग्राम जो टाइम जो है अॼु के एपिसोड जो टाइम ख़त्म थी वियो आहे। इंशाल्लाह वरी ॿीहर सुभाणे मिलंदासीं। तेसि ताईं जीअं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त शोभ भाई जी आवाज़ सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़ जी। शोभ भाई देरे ना दुनिया में तो मुझे बना लिया है अपना दीवाना, और महशर में भी कह देना ये कि मेरा है दीवाना। आ दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना, आ दिल में तुझे रख लूं। बेखुद किए बैठे हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जानाना, दिल में तुझे रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना, आ दिल में तुझे रख लूं। बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जानाना, बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही जानाना, दिल में तुझे रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जानाना, आ दिल में तुझे रख लूं। क्यों आँख मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, क्यों
लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे, अब रुख क्यों छुपा बैठे, करके मुझे दीवाना, दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना बेखुद किए देते हैं। जाना तुझे मिलने की तदबीर ये सोची है, जाना तुझे मिलने की तदबीर ये सोची है, हम दिल में बना लेंगे, हम दिल में बना लेंगे छोटा सा सनम खाना, हम दिल में बना लेंगे छोटा सा सनम खाना, आ दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही माँ जाना बेखुद किए देते हैं, अंदाज ही माँ जाना, आ दिल में तुझे रख लूं, आ दिल में तुझे रख लूं, ऐ जलवाए जाना ना, ऐ जलवाए जाना ना, ऐ जलवाए जाना ना, अंदाज ही माँ जाना, ऐ जलवाए जाना ना। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।